आंटी जी, मैंने पेंटिंग बना ली है। क्या ऐसी दिखती थी गौरी? हाँ तन्वी, बिल्कुल ऐसी दिखती थी, रुद्र की माँ ने पेंटिंग देखते हुए कहा। अनन्या अनन्या, तन्वी ने आवाज लगाते हुए कहा। थोड़ी देर में अनन्या आती है और कहती है, क्या हुआ, गौरी की पेंटिंग बन गई क्या? रुको, मैं अभी सबको बुलाती हूँ। अनन्या सीढ़ियों के पास जाती है और आवाज लगाते हुए कहती है, पीयूष, अर्जुन, समीर, चाची जी, गौरी की फोटो बन गई। क्या सबने एक साथ कहा? सब लोग ऊपर जाते हैं और गौरी की फोटो देखने लगते हैं। आपने सही कहा था दीदी, गौरी किसी स्वर की अप्सरा से कम नहीं दिखती है, आयशा ने कहा। सभी लोग वहां पर गौरी की पेंटिंग देख ही रहे थे कि तभी वहां पर रुद्र आ जाता है। सबको यूं एक साथ खड़ा देखकर वो कहता है, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो तुम लोगों को नीचे ढूंढ रहा हूँ। बेटा रुद्र, तन्वी ने गौरी की फोटो बना दी है, रुद्र की माँ ने कहा। क्या? रुद्र पेंटिंग के पास जाता है और गौरी की फोटो देखने लगता है और इस फोटो को देखकर चौंक जाता है। रुद्र को यूं पेंटिंग को घूरता हुआ देख अर्जुन उससे पूछता है, क्या हुआ रुद्र? लगता है इसे इसकी होने वाली पत्नी को ज्यादा ही पसंद आ गई है, इसलिए उसकी नजरें उससे हट नहीं रही हैं। पीयूष ने हंसते हुए कहा। क्या हुआ रुद्र, तूने इससे पहले गौरी को कहीं देखा है क्या? अर्जुन ने कहा। रुद्र अर्जुन की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। रुद्र बता ना, अर्जुन ने रुद्र को हिलाते हुए कहा। नहीं नहीं यार, नहीं देखा, रुद्र ने कुछ सोचते हुए कहा। ठीक है चल, इसकी फोटो खींच और अजय को भेज दे, समीर ने कहा। हाँ अभी खींचता हूँ। रुद्र तन्वी की पेंटिंग की फोटो खींचता है और अजय को सेंड करने लगता है। शिट, रुद्र ने कहा। क्या हुआ, अनन्या ने पूछा। यार नेटवर्क ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं यार, बाद में कर देना, अब गौरी की पेंटिंग थोड़ी चोरी होने वाली है, पीयूष ने कहा। आप सभी लोग हाथ पैर धो लीजिए, खाना बन गया है, मैं लगा देता हूँ, राम काका ने कमरे के अंदर आते हुए कहा। जल्दी लगाइए राम काका, मैं आपको बता नहीं सकता कब से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, पीयूष ने कहा। यह संतोष कहाँ पर गया है आयशा, जब से दिखाई नहीं दे रहा। यदि बच्चों के साथ ही खाना खा लेता तो ठीक रहता, वो भी तो नाश्ता करके नहीं गया है। दीदी कह कर गए हैं कि किसी काम से बाहर जा रहे हैं, आने में देर हो जाएगी। ये संतोष भी ना, दिन भर इसे काम की फिक्र रहती है, इसके चक्कर में अपना ख्याल नहीं रख पाता। तुम तो समझदार हो, बोल देती कि खाना खा कर जाए। दीदी मेरी बात कहाँ सुनते हैं वो। ठीक है बच्चों, तुम लोग हाथ पैर धो लो जब तक और खाना खा लो। जी आंटी जी, पीयूष ने कहा। शाम हो चुकी थी और शाम के 7 बज रहे थे, अंधेरा होने लगा था। पीयूष, तन्वी, अनन्या, अर्जुन और समीर छत पर बैठकर बातें कर रहे थे। यार मैं नहीं बोलने वाली रुद्र से, वो गुस्सा करेगा, अनन्या ने कहा। हाँ यार वो तो है, कहेगा कैसे दोस्त हैं, मुसीबत के वक्त पर छोड़कर जा रहे हैं, पीयूष ने कहा। पर क्या कर सकते हैं यार, अब हमें अपने काम भी तो देखने हैं, यहीं पर फंसे थोड़ी रह सकते हैं, समीर ने कहा। समीर ठीक बोल रहा है, मेरे भी ऑफिस से मेरे कॉल आया था, उन्होंने जल्दी बुलाया है, तन्वी ने कहा। हाँ यार मेरे भी, पीयूष ने कहा। क्या कहा तेरे भी मोटे, तू कब से जॉब करने लगा नल्ली कहेंगे, तेरे कॉलेज की आदत गई नहीं ना अभी तक तन्वी की हाँ में हाँ मिलाने की। क्या करूं, तन्वी है इतनी अच्छी कि मुंह से अपने आप में हाँ निकल जाता है। ओए ये लाइन मारना छोड़ तन्वी पर, समझा, जब वो तुझसे कॉलेज में 4 साल में नहीं पढ़ी तो अब क्या घंटा पड़ेगी, अनन्या ने कहा। तू रहने दे अनन्या, तुझे नहीं पता कब किससे प्यार हो जाए, ये प्यार है पता कर नहीं होता, बस हो जाता है यार। तन्वी तुम मेरे सवाल का जवाब दो, ये रुद्र में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था? रुद्र में मोटापा नहीं था और तुझ में कूट कूट कर भरा है, अनन्या ने हंसते हुए कहा। अनन्या की बात सुनकर पीयूष को छोड़कर बाकी सब हंसने लगते हैं। यार गाइस, ये हंसी मजाक छोड़ो, हम उस पर फोकस करें जो बात डिस्कस कर रहे थे, तन्वी ने कहा। तो रुद्र से बात कौन करेगा फिर? अर्जुन करेगा, अनन्या ने कहा। मैं क्यों करूंगा यार, मुझे थोड़ी जाना है, मतलब तुझे क्या जिंदगी भर यहाँ रहना है, अनन्या ने कहा। जिंदगी भर तो नहीं, पर हाँ जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। जिस तंत्र मंत्र काले जादू के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ वो इस गांव में होता है, और तुम लोगों ने भी अभी तक यहाँ पर ऐसी चीजें देखी हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। हाँ ये बात तो है, मतलब फिर लिस्ट में से तेरा नाम हटा दें, अब बचे मैं, तन्वी, समीर और पीयूष। मेरा नाम भी हटा दो, पीयूष ने कहा। क्यों मोटे, तेरा नाम क्यों हटा दें? क्योंकि मैं वापस जाकर क्या करूंगा, कुछ दिन और यहाँ पर रुक जाता हूँ, एंजॉय करता हूँ। सही है, तेरी इंजीनियरिंग के 4 साल भी तूने एंजॉय किए थे और अभी भी एंजॉय ही कर रहा है। खूब पैसे है ना बेटा पापा के पास, इसलिए, वरना जिंदगी में तुझे इतने फटके लगते ना कि तू एंजॉय वर्ड ही भूल जाता, समीर ने कहा। तो अब बचा मैं, तन्वी और समीर, मतलब हम तीनों को वापस जाना है, इसलिए तीनों में से किसी एक को पूछना पड़ेगा। तन्वी तो मुझे पूछेगी नहीं क्योंकि उसे उसकी रुद्र के साथ बनती नहीं है। अब बचे सिर्फ मैं और समीर, अनन्या ने कहा। अनन्या एक काम करना, तुम पूछ लेना, समीर ने कहा। ऐसा क्यों, मैं क्यों पूछूं? वो क्या है ना, हर जगह लेडीज फर्स्ट होता है तो यहाँ पर भी होना चाहिए ना। नहीं समीर, वो लेडीज ही डिसाइड कर सकती हैं कि कहाँ पर लेडीज फर्स्ट होगा और कहाँ पर जेंट्स फर्स्ट। नहीं समीर, मैंने कहा ना तुम पूछोगे। नहीं अनन्या तुम, समीर तुम, अनन्या तुम,
अनन्या और समीर झगड़ ही रहे थे कि तभी नीचे से रुद्र छत पर आता है और रुद्र को देखकर सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं। सबको यूं चुप देखकर रुद्र कहता है, क्या हुआ, तुम लोग मुझे देखते से ही चुप क्यों हो गए? कोई कुछ जवाब नहीं देता। बोलो भाई, सबको साफ सूंघ गया क्या? वो रुद्र बात यह है कि समीर ने हकलाते हुए कहा। हाँ बोल समीर, क्या बात है? वो रुद्र, हमें वापस अपने घर जाना है। यहाँ पर आए हुए काफी वक्त हो गया है और पता नहीं ये गौरी का केस कब तक सॉल्व होगा। तुम समझ सकते हो ना हमारी प्रॉब्लम? अनन्या ने कहा। हाँ अनन्या, मैं समझ सकता हूँ। तुम लोग यहाँ मेरे लिए और कितने दिन रुकोगे? मेरे लिए वही बहुत है। मुझे तो भरोसा ही नहीं था कि तुम लोग आ जाओगे। कब जाना है तुम लोगों को? कल, तन्वी ने कहा। कल? रुद्र ने छोटा मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है, फिर अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? मैं तो 5 साल पहले भी नहीं रुक पाया था। कोशिश की होती तो शायद रुक भी जाती, पर तुमने तो कोशिश ही नहीं की, क्योंकि तुम्हें रिश्ते बनाने से ज्यादा रिश्ते तोड़ना ज्यादा पसंद है। हाँ पता ही है, इसे रिश्ते तोड़ना ज्यादा पसंद है। अब तुम दोनों चुप करोगे या जब देखो कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ना शुरू कर देते हो? अनन्या ने कहा। तो मैं कल की 3 टिकट बुक करा देता हूँ। फिर समीर ने कहा। क्या 3? तुम तो 5 लोग हो ना? रुद्र ने कहा। हाँ भाई, पर मैं और पीयूष नहीं जा रहे हैं अभी, अर्जुन ने कहा। थैंक्स भाई, रुद्र ने कहा। अरे ये क्या बात हुई? साले भाई भी बोलता है और थैंक्स भी बोलता है। रुद्र, ओ रुद्र। रुद्र की माँ की नीचे से आवाज आती है। क्या माँ? रुद्र ने नीचे जाते हुए कहा। रुद्र के पीछे अर्जुन भी नीचे चला जाता है। बेटा तूने गौरी की फोटो अजय को सेंड कर दी थी? शिट, मैं तो भूल ही गया था माँ, अभी करता हूँ। रुद्र बेटा, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता है ना गौरी की फोटो कितनी इंपॉर्टेंट है पुलिस वालों के लिए। हाँ माँ, मैं बस अभी करता हूँ। रुद्र ने अपना मोबाइल जेब से निकालते हुए कहा। शिट, अभी भी नेटवर्क नहीं आ रहा माँ। माँ ये पास से ही आता हूँ, हमारे बाड़े के बाहर नेटवर्क मिलता है। ठीक है, पर ज्यादा दूर मत जाना, अंधेरा होने लगा है। हाँ माँ, इतना कहकर रुद्र वहां से जाने लगता है। रुक, मैं भी चलता हूँ, अर्जुन ने कहा। हाँ ठीक है। रुद्र और अर्जुन बाड़े से निकलकर सड़क के रास्ते पर थे। फोटो हुई सेंड? अर्जुन ने कहा। नहीं भाई, अभी तो बफरिंग ही हो रही है। यहाँ नेटवर्क तो मिल रहा है पर नेट स्पीड नहीं आ रही है। अच्छा एक बात पूछूं रुद्र? हाँ पूछ। सच सच बताना, तू गौरी की फोटो देखकर इतना परेशान क्यों हो गया था? यार एक बात बताऊं, तू यकीन करेगा? हाँ बोलना। यार मैंने गौरी को कल रात अपने सपने में देखा था। क्या बात कर रहा है भाई? हाँ यार सच बोल रहा हूँ, मेरी बात पर यकीन कर। कल रात मैंने एक सपना देखा था जिसमें एक लड़की काली साड़ी पहने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर नींबू के साथ मंत्र पढ़ रही थी, और वो लड़की गौरी की तरह ही लग रही थी। इनफैक्ट वो गौरी ही थी और वो मंत्र ही पढ़ रही थी कि तभी वहां पर अजय और माखनलाल आ गए। उन्हें देखकर गौरी एकदम से वहां गायब हो गई, एक जादू की तरह, और सीधे उनकी जिप्सी के पास पहुंच गई। वो गुड़िया जो माँ ने उसे दी थी, उसे उसने जिप्सी से उठाया और उसे ले जाकर भिखारी के घर चली गई। क्या कहा? भिखारी के घर? अर्जुन ने हैरानी के साथ कहा। हाँ भिखारी के घर। गौरी उस भिखारी से कोई काम करने की बात कर रही थी। वो काम क्या था वो मुझे याद नहीं, पर हाँ पहले उस भिखारी ने उस काम के लिए उसे मना कर दिया था, पर जैसे ही उसने कहा उस काम के बदले वो उसे मुक्ति दिलाएगी, वो भिखारी उस काम को करने के लिए मान गया। क्या मुक्ति? हाँ मुक्ति। क्या तुझे पता है कि इस मुक्ति के बारे में, या तूने कहीं पढ़ा हो? हाँ रुद्र पढ़ा है। तूने मोक्ष का नाम सुना है? हाँ यार, उसका नाम किसने नहीं सुना। हमारी जिंदगी में सभी इंसान को मोक्ष ही तो चाहिए। क्या तुझे पता है कि ये मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? नहीं ये तो नहीं पता, मैं बताता हूँ। मुक्ति और मोक्ष एक जैसे ही लगते हैं पर होते नहीं है। मृत्यु हमारे जीवन का अटल सत्य है जिसे चाहकर भी कोई नहीं रोक सकता। कलयुग में मृत्यु ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो समय आने पर अच्छे बुरे सभी का खात्मा कर देती है। मृत्यु क्या है? मृत्यु उपरांत आत्मा के साथ क्या होता है, मृत्यु से जुड़ी हर बात जो मनुष्य को जाननी चाहिए, सब गरुड़ पुराण में दर्ज है। अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रकार से मोक्ष का मार्ग बताया गया है। सनातन धर्म में मोक्ष तक पहुंचने के लिए सैकड़ों मार्ग बताए गए हैं। गीता में उन मार्गों को 4 मार्गों में बांटा गया है। ये 4 मार्ग हैं कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। मैं तुझे गरुड़ पुराण में जो मोक्ष का मार्ग लिखा है वो बताता हूँ। ये सब तो ठीक है, पर इसका मुक्ति से क्या संबंध है? संबंध है, मुक्ति को समझने से पहले मोक्ष को समझना पड़ेगा तुझे। अच्छा, मनुष्य जब तक माँ की कोख में रहता है तो वो एक मोक्ष प्राप्त किया हुआ इंसान कहलाता है, मगर जैसे वो इस दुनिया में आता है इसकी सांसारिक जाल में ऐसा फंसता है कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। बाल्यकाल, यौवन काल, गृहस्थ काल और अंत में वृद्धावस्था, और फिर मृत्यु, उसके बाद एक नए शरीर की तलाश, यही मनुष्य का जीवन चक्र है। और इसी जीवन चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मोक्ष का मार्ग बताया गया है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मृत्यु से पहले विष्णु भगवान के किसी एक अवतार की पूजा अर्चना अपने जीवन में अवश्य करनी चाहिए। भगवान विष्णु के कई अवतार हैं, इसलिए उन्हें दशावतार भी कहा जाता है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, और यदि अधिक मास लग जाए तो ये एकादशियां बढ़कर 26 हो जाती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी को श्रेष्ठ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने में भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहते हैं एकादशी का व्रत करने से जीवन में एकाग्र शक्ति की प्राप्ति होती है, और मृत्यु पश्चात भी एकादशी के व्रत से मिला पुण्य काम आता है।
24 एकादशियों में से कई एकादशियां ऐसी हैं जिनका व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को देवी का दर्जा दिया गया है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तुलसी पूजन से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा, पर तूने अभी तक मोक्ष और मुक्ति से संबंध नहीं बताया। जिस तरह मोक्ष पाने के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वैसे ही मुक्ति पाने के लिए हम तंत्र प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। क्या? हाँ देख, मोक्ष प्राप्ति के बाद आपकी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है और वो दूसरा शरीर धारण नहीं कर सकती। वो जीवन मरण की प्रक्रिया से रिहा हो जाती है, पर मुक्ति के अंदर मृत्यु के पश्चात भी जन्म मरण का चक्र बना रहता है। जो लोग मोक्ष का मार्ग नहीं अपनाते वो मुक्ति का मार्ग अपनाते हैं। मैं अभी भी नहीं समझा अर्जुन। देख, मुक्ति मतलब बंधन से रिहाई। जब आप अपने स्वार्थ के लिए, लोभ के लिए, अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए किसी से अपनी आत्मा का सौदा कर लेते हैं तो आप उसके गुलाम बन जाते हैं। और जब तक वो खुद आपकी आत्मा को मुक्ति नहीं दिलाए, आपकी आत्मा उसे कैद में रहती है। वो जो चाहे आपसे करा सकता है, क्योंकि उसने अपनी काली शक्तियों, तंत्र मन से आपकी लालसा, आपकी वासना को पूरा किया था। जिसने आपकी आत्मा को गुलाम बनाया वही आपकी आत्मा को इस संसार से मुक्ति दिला सकता है। बिना उसकी इजाजत आप अपने आप को मार भी नहीं सकते, वरना मारने के बाद भी आपकी आत्मा उसकी कैद में रहेगी। मतलब तू ये कहना चाहता है कि उस भिखारी ने गौरी के साथ अपनी आत्मा का सौदा किया था और वो उससे मुक्ति चाहता था, इसलिए उसने ये सब किया। हाँ रुद्र, पर गौरी उस भिखारी के जरिए क्या करना चाहती थी पता नहीं, पर हाँ, जब भी हम किसी के साथ अपनी आत्मा का सौदा करते हैं तो हमारे शरीर पर एक निशान पड़ जाता है। वो निशान कैसा दिखता है ये तो मैं भूल गया, पर वो निशान भिखारी के शरीर पर जरूर होगा। यदि हमने उस भिखारी के शरीर पर वो निशान ढूंढ लिया तो मैं 100% श्योर हो जाऊंगा कि उसने अपनी आत्मा को सौदा किया था। पर भिखारी तो मर चुका है, हम वो निशान कैसे देखेंगे? भिखारी मर चुका है पर उसकी लाश को अभी भी जलाया नहीं गया है, वो अस्पताल में है रुद्र। यदि हम अस्पताल जाकर उस भिखारी की लाश पर वहां निशान ढूंढें। देख अर्जुन, सच तो यह है कि मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, पर जो कुछ मेरे साथ हो रहा है तो अब मुझे भी इन सब बातों पर यकीन होने लगा है और मुझे भी वो निशान देखना है। पर हम वो देखेंगे कैसे? अस्पताल के डेड बॉडी रूम में कैसे घुसेंगे? वही सोचना पड़ेगा रुद्र। आइडिया। क्या आइडिया है तेरे पास, बता, रुद्र ने कहा। अगर हम अस्पताल में जाकर उसकी डेड बॉडी देखें तो? पर हमें क्या पता उसकी बॉडी को कौन से अस्पताल में रखा गया है। हाँ यार, अर्जुन ने कुछ सोचते हुए कहा। याद आया, उस दिन अजय बोल रहा था पाखनलाल से कि डॉक्टर माधवी से कहना जल्दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दे। इसका मतलब उसे डॉक्टर माधवी के अस्पताल ले जाया गया था। क्या तुझे पता है कि डॉक्टर माधवी कौन से अस्पताल में? हाँ, चिरायु अस्पताल गोंदिया वाले। तो बस अब हमें वहां जाना है, पर अभी अंधेरा हो गया है। रुद्र, क्या तुझे बिना उस भिखारी के शरीर पर सौदे का निशान देखे नींद आ जाएगी? नहीं यार, फिर चलना ही पड़ेगा। पर कैसे? माँ नहीं जाने देगी इतनी रात में। तो माँ को बिना बताए चलते हैं। नहीं यार, माँ से कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो फिर बोल देना कि गांव का कोई पुराना दोस्त मिल गया था तो उससे बतियाने लगे। हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस यूं गए और यूं आए। पर एक प्रॉब्लम है, हम जाएंगे कैसे? जिप्सी तो हवेली में। उसकी फिक्र मत कर, तू भूल गया मेरे पास बाइक भी है। वो ठीक कराने मैंने गाँव के सलीम भाई को दी थी, अभी तक वो ठीक कर दी होगी उसने। ये हुई ना बात। फिर जल्दी से चल सलीम भाई के पास। रुद्र और अर्जुन मैकेनिक की दुकान पर जाते हैं। मैकेनिक सलीम अभी भी किसी बाइक का पंचर बना रहा था। सलीम भाई, ठीक होगी क्या मेरी बाइक? रुद्र ने पंचर बनाते हुए लड़के से कहा। नहीं यार रुद्र, अभी थोड़ा काम बचा है, सलीम ने पंचर बनाते हुए कहा। ऐसे कैसे सलीम भाई, मुझे जरूरत है अभी बाइक की। पर इतनी रात में क्या काम पड़ गया? वो सलीम भाई, ये मेरा दोस्त है ना अर्जुन, इसका गला सूख रहा है। रुद्र ने अर्जुन के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। तो भाई इसे वो लखन की दुकान पर ले जाओ ना, उसके पास तो है गला गीला करने का सामान। वो सलीम भाई, ये जो मेरा दोस्त है ना, ये अंग्रेजी वाला है, अपना गला गीला करता है अंग्रेजी से ही। अच्छा, तो भाई को अंग्रेजी पसंद है? हाँ भाईजान, तो एक काम कर, तू मेरी बाइक ले जा, फिर अच्छे से चलाना, ठीक है? हाँ सलीम भाई, शुक्रिया। अर्जुन और रुद्र चिरायु अस्पताल जाने के लिए निकल जाते हैं। रात के 8 बज रहे थे। रुद्र के सभी दोस्त खाना खाने के लिए बैठने वाले थे, तभी पीयूष कहता है, ये रुद्र और अर्जुन कहाँ पर चले गए, दिख नहीं रहे। हाँ यार, सही कहा, समीर ने कहा। जब से आंटी जी ने नीचे बुलाया था तब से मुझे भी नहीं दिखे दोनों, अनन्या ने कहा। तभी वहां पर रुद्र की माँ आ जाती है। आंटी जी, आपने रुद्र और अर्जुन को देखा क्या?
अनन्या ने पूछा। हाँ, वो दोनों बाड़े के बाहर गए थे, मोबाइल में नेटवर्क नहीं था ना, इसलिए। अभी तक आए नहीं क्या वो? नहीं आंटी जी, अभी तक नहीं आए। क्या? रुद्र की मां ने हैरानी के साथ कहा। जरा कॉल करके देखना समीर ने, तन्वी ने कहा। हाँ, अभी करता हूँ, समीर ने जेब से मोबाइल निकालते हुए कहा। हेलो, हाँ रुद्र, कहाँ पर है तू? समीर ने कहा। वो एक दोस्त मिल गया था यार, उसी के साथ हूँ। तो कब तक आ रहा है तू? यार खाने के लिए सब तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। वो तुम लोग खा लो, हमें देर हो जाएगी थोड़ी। वो क्या है ना, दोस्त बहुत दिनों बाद मिला है ना, तो अच्छा ठीक है, पर जल्दी आना, यहाँ पर आंटी जी परेशान हो रही हैं। हाँ भाई, और माँ से कहना ज्यादा परेशान मत हो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है। इतना कहकर समीर फोन कट कर देता है और कहता है, आंटी जी वो रुद्र को उसका एक पुराना दोस्त मिल गया है, तो वो कह रहा है कि उसे आने में थोड़ा देर हो जाएगी। क्या ये रुद्र ना ऐसे ही करता है? मैंने बोला भी था ज्यादा दूर मत जाना, पर देखो पता नहीं कहाँ चला गया। आंटी जी आप फिक्र मत कीजिए, अर्जुन गया है ना उसके साथ। आपको पता नहीं है, ये अर्जुन और रुद्र हमारे कॉलेज के जय वीरू हैं, हमेशा कॉलेज में एक साथ ही दिखते थे। हाँ आंटी जी, समीर ठीक कह रहा है, पीयूष ने कहा। अर्जुन और रुद्र चिरायु अस्पताल पहुंच जाते हैं। वो दोनों अस्पताल के अंदर घुसते हैं और शवगृह ढूंढने लगते हैं। वो दोनों शवगृह ढूंढ ही रहे थे कि तभी अर्जुन की नजर अस्पताल में लगे साइन बोर्ड पर पड़ती है और वो कहता है, यार वो देख, शवगृह ग्राउंड फ्लोर पर लेफ्ट साइड में है, वो साइन बोर्ड पर एरो बना हुआ है। हाँ चल जल्दी। रुद्र और अर्जुन शवगृह की तरफ जाने लगते हैं। जब वो शवगृह के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शवगृह के बाहर एक गार्ड कुर्सी पर बैठा हुआ था। शिट यार, अब अंदर कैसे घुसे? अर्जुन ने कहा। ये गार्ड को भी यहां पर बैठना था क्या? आइडिया। अर्जुन तेरे पास सिगरेट है क्या? क्या सिगरेट? यहां समझ नहीं आ रहा, अंदर कैसे जाना है और तुझे सिगरेट पीनी है? यार तू पहले सिगरेट तो दे। अर्जुन अपनी जेब में से सिगरेट का पैकेट निकालता है और रुद्र को दे देता है। रुद्र सिगरेट का पैकेट पकड़ता है और शवगृह के पास बैठे गार्ड के पास जाता है और कहता है, लाइटर है क्या? हाँ है ना, गार्ड ने अपनी जेब में से लाइटर निकालते हुए कहा। रुद्र गार्ड के हाथ से लाइटर लेता है और सिगरेट के पैकेट की खुशबू लेने लगता है और फिर उसमें से एक सिगरेट निकालता है। ये कौन सी सिगरेट है? नहीं लग रही है, गार्ड ने कहा। नहीं, ये विदेशी है, लैम्बोर्गिनी। क्या? आपको चाहिए क्या? नेकी और पूछ पूछ, पर यहाँ अस्पताल में पीना मना है। तो बाहर चलते हैं ना, साथ में चाय भी हो जाएगी। आपको तो पता ही होगा, चाय सिगरेट के साथ बिस्कुट का काम करती है। हाँ सही कहा। रुद्र गार्ड के साथ बाहर जाने लगता है और अर्जुन को अपने हाथ से इशारा कर देता है कि वो शवगृह के अंदर चला जाए। अर्जुन शवगृह के अंदर जाता है। शवगृह का कमरा अंदर से बहुत चौड़ा और लंबा था। उसके अंदर बहुत सारी बॉडीज रखी हुई थीं। एक दो ही बल्ब लगे हुए थे, वो भी 0 वॉट के, जिनसे ज्यादा उजाला नहीं हो रहा था। अर्जुन भिखारी की बॉडी ढूंढने लग जाता है। हर बॉडी पर पॉलिथीन चढ़ी हुई थी, उसके ऊपर एक चिट लगी हुई थी जिस पर 1 नंबर लिखा था। वहां इतनी सारी बॉडी थी कि अर्जुन के समझ में नहीं आ रहा था कि भिखारी की कौन सी बॉडी है। अर्जुन को बॉडी ढूंढते हुए 15 मिनट हो गए थे, तभी उससे रुद्र का फोन आने लगता है। शिट, ये रुद्र क्यों फोन कर रहा है? लगता है वो गार्ड वापस आ रहा है। अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। इतना कहकर अर्जुन शवगृह से बाहर निकल जाता है। यार देखा तूने भिखारी की बॉडी पर सौदे का निशान? रुद्र ने अर्जुन से पूछा। नहीं यार, वहां पर इतनी सारी बॉडीज थी, मैं इतने कम वक्त में ये भिखारी की बॉडी ढूंढ ही नहीं पाया। शिट यार। रुद्र तुझे पता है, वहां पर हर डेड बॉडी पर एक पॉलिथीन चढ़ी हुई थी और उस पर एक चिट चिपकी थी जिस पर एक नंबर लिखा हुआ था। अगर हमें भिखारी की डेड बॉडी का नंबर पता चल जाए तो हम उसकी बॉडी आसानी से ढूंढ सकते हैं। हाँ सही कहा, और उसके लिए हमें डॉक्टर माधवी के कैबिन में जाना पड़ेगा, रुद्र ने कहा। क्या डॉक्टर माधवी के कैबिन में? पर क्यों? क्योंकि देख, भिखारी का पोस्टमार्टम डॉक्टर माधवी ने किया था और उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने ही बनाई थी। ओरिजिनल रिपोर्ट तो उन्होंने अजय को दे दी, लेकिन उसकी डुप्लीकेट कॉपी जरूर उनके कैबिन में होगी और उस रिपोर्ट पर भिखारी की डेड बॉडी का नंबर जरूर लिखा होगा। हाँ सही कहा, चल फिर जल्दी से डॉक्टर माधवी के कैबिन में। हाँ। रुद्र और अर्जुन डॉक्टर माधवी का कैबिन ढूंढने लगते हैं। तभी वहां से एक नर्स निकलती है। अर्जुन उससे पूछता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप हमें डॉक्टर माधवी शर्मा का कैबिन बता सकती हैं, कहाँ पर है? हाँ वो ऊपर 3rd फ्लोर पर है। इस वक्त वो अपने कैबिन में नहीं है। ये तो और भी अच्छी बात है, अर्जुन ने धीरे से कहा। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, शुक्रिया आपका जी। इतना कहकर वहां से नर्स चली जाती है। अर्जुन और रुद्र 3rd फ्लोर पर जाने लगते हैं और थोड़ी देर में वो दोनों डॉक्टर माधवी कैबिन के पास पहुंच जाते हैं। अर्जुन एक काम कर, तू अंदर जा और फाइल ढूंढ और मैं बाहर खड़े होकर रखवाली करता हूँ। जैसे ही कोई आएगा मैं तुझे इशारा कर दूंगा। यार रुद्र तू टेंशन क्यों ले रहा है? डॉक्टर माधवी यहाँ कहाँ पर है जो आएंगी? डॉक्टर माधवी भले यहाँ पर ना हो, पर स्टाफ के लोग तो है ना यहाँ पर, यदि वो आ गए तो। हाँ यार। अर्जुन डॉक्टर माधवी कैबिन में चला जाता है और रुद्र बाहर खड़े होकर रखवाली करने लगता है। डॉक्टर माधवी के टेबल पर बहुत सारी फाइलें रखी हुई थी। अर्जुन हर एक फाइल को उठाता है और भिखारी की रिपोर्ट देखने लगता है। भिखारी की रिपोर्ट ढूंढते ढूंढते उसे 20 मिनट हो गए थे, पर वो उसे अभी तक नहीं मिली थी। तभी रुद्र बाहर से आवाज लगाता है, मिली क्या? नहीं यार नहीं मिली।
क्या अभी तक नहीं मिली यार? जल्दी ढूंढना। यार वही तो कर रहा हूँ। अर्जुन फिर से रिपोर्ट ढूंढने लग जाता है और वो देखता है कि टेबल के बगल में एक रैक थी और उस पर भी बहुत सारी फाइलें जमा हुई थीं। वो उस रैक के पास चला जाता है और भिखारी की रिपोर्ट ढूंढने लगता है। वो हर एक फाइल खोल खोल कर देख रहा था कि तभी उसे एक फाइल मिलती है जिस पर पेशेंट का नाम नहीं बस भिखारी लिखा हुआ था। यार रुद्र, मुझे ना एक फाइल मिली है, उस पर किसी का नाम नहीं है बल्कि भिखारी लिखा है। अर्जुन ने कहा। पागल, वही फाइल है, भिखारी का नाम थोड़ी ना पता होगा किसी को, इसलिए शायद पोस्टमार्टम के वक्त भिखारी लिखा हो। देख उस पर बॉडी नंबर क्या लिखा है। हाँ देखता हूँ। शिट, क्या हुआ? जल्दी से छुप जा, कहीं केबिन के अंदर डॉक्टर माधवी आ रही हैं। रुद्र ने सामने वाले रूम की तरफ भागते हुए कहा। जल्दी जल्दी में अर्जुन भिखारी की फाइल टेबल पर ही रख देता है और खुद टेबल के नीचे छुप जाता है। डॉक्टर माधवी अपने कैबिन में आती है और देखती है कि टेबल पर फाइल बिखरी पड़ी थी। ये चंदन मीना जरा सा काम नहीं करता, मैंने कहा था इससे कि फाइलें जमा कर देना और अभी तक नहीं करी इसने। डॉक्टर माधवी टेबल पर रखी बेल बजाती है। ट्रिंग ट्रिंग। थोड़ी देर में एक दुबला पतला लड़का आता है और कहता है, क्या वो मैम, आपने बुलाया? चंदन, मैंने कहा था ना तुझे कि फाइलें जमा देना, तुमने अभी तक नहीं जमा के देखी। कैसे बिखरी पड़ी हैं? नहीं मैम, मैं तो जमा कर गया था सब फाइल। फैला किसने दी? मेरे भूत ने। तुम ना चंदन कामचोर हो गए हो, तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी लगता है। अरे नहीं नहीं मैम, मैं अभी फिर से जमा देता हूँ, पर मैं सच बोलता हूँ, मैं फाइल जमा कर गया था। इतना कहकर चंदन टेबल की फाइलें जमाने लगता है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर माधवी चंदन से कहती हैं, अरे चंदन, वो रैक से जरा वो भिखारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना। जी मैम, अभी देता हूँ। जैसे ही डॉक्टर माधवी चंदन को भिखारी की रिपोर्ट ढूंढने कहती हैं, टेबल के नीचे छुपे अर्जुन की सांसें जोर जोर से चलने लगती हैं। वो सोचने लगता है कि रैक पर फाइल कैसे मिलेगी, वो तो टेबल पर रखी है। टेबल के नीचे से अर्जुन को डॉक्टर माधवी और चंदन के सिर्फ पैर ही नजर आ रहे थे। मैम यहाँ पर तो नहीं है, चंदन ने रैक पर फाइल ढूंढते हुए कहा। अच्छे से देखो, रैक पर दूसरी रो में रखी है, मैंने खुद रखी है। नहीं मैम, यहाँ पर तो नहीं है, मैंने अच्छे से ढूंढ लिया। तुम ढूंढो तो सही, इसमें भी काम चोरी कर रहे हो। तभी डॉक्टर माधवी की नजर टेबल पर पड़ती है और वो देखती हैं कि ऊपर ही भिखारी की फाइल रखी हुई थी। अरे चंदन, रहने दो, मिल गई, यहीं टेबल पर रखी थी। और यहाँ पर कैसे आई? मैंने तो खुद इसे रैक पर रखा था। तभी डॉक्टर माधवी को फोन बजने लगता है। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, हाँ जी सर, सॉरी सर आपको इंतजार करना पड़ा, बस 2 मिनट में अभी वो रिपोर्ट लेकर आती हूँ। जी हाँ, बस मैं आ ही रही हूँ, आप वहीं पर मेरा इंतजार कीजिए। डॉक्टर माधवी अपना फोन कट करती हैं और भिखारी की रिपोर्ट लेकर वहां से चली जाती हैं। ये मैम भी ना खुद कामचोर हैं और मुझे कामचोर कहती हैं। जब देखो मुझ पर चिल्लाती रहती हैं। ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, छोटों को समझते ही नहीं है। जब मैं बोल रहा था मैंने जमा दी है फाइल, फिर भी कहती है नहीं जमाई। चंदन मैम को ताने देते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। चंदन के जाते ही वहां पर रुद्र आ जाता है और कहता है, ये अर्जुन कहाँ चला गया? यहाँ पर हूं यार, अर्जुन ने टेबल के नीचे से निकलते हुए कहा। अर्जुन को देखकर रुद्र हंसने लगता है और कहता है, सही है, सही जगह छुपा था तू एकदम। चल ये बता भिखारी की फाइल कहाँ है? यार वो तो डॉक्टर माधवी अपने साथ ले गई। क्या? पर वो क्यों ले गई उस भिखारी की रिपोर्ट अपने साथ? उन्हें उससे क्या करना है? पता नहीं यार, उन्हें किसी का फोन आया था, शायद वो यही रिपोर्ट लेने के लिए यहाँ पर वापस आई थी। पर किसके लिए पता नहीं। पर ये सब छोड़, मैंने ना भिखारी की बॉडी का नंबर देख लिया था। शाबाश, पता क्या था उसका नंबर? 40। ये हुई ना बात, अब जल्दी चल डेड बॉडी रूम में। हाँ चल जल्दी। रुद्र और अर्जुन ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि शवगृह रूम के बाहर गार्ड की कुर्सी तो लगती थी, पर वो गार्ड अपनी जगह पर नहीं बैठा था। यार ये गार्ड कहाँ चला गया? अर्जुन ने कहा। सही है, पहले तू उसे ढूंढ ले और उससे पूछ ले कि हम अंदर जा सकते हैं या नहीं। नहीं यार, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कह रहा था कि वो अपनी ड्यूटी के वक्त कहाँ चला गया। यार तू भी ना पता नहीं कैसा बंदा है, यही मौका है, जल्दी अंदर चल और भिखारी की लाश ढूंढ ले। हाँ चल। रुद्र और अर्जुन कमरे के अंदर चले जाते हैं। ये शवगृह तो भूतिया घर की तरह लग रहा है यार, रुद्र ने कहा। हाँ यार सही कह रहा है, मुझे पता है, मैंने सुना है कई अस्पताल ऐसे हैं जिसमें मरीजों के बेड रात के समय उछलने लगते हैं और उनसे मिलने आने वाले लोगों के शरीर पर भयंकर चोटें आती हैं, वो भी अपने आप। जिस जार में बॉडी के पार्ट्स रखे जाते हैं ना, उनमें से अपने आप बॉडी पार्ट गायब हो जाते हैं। क्या बात कर रहा है भाई? हाँ भाई, और तुझे पता है अस्पताल कब्रिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक जगह है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, वो भी अजीब अजीब तरीके की। यार तू मुझे डरा मत। डरा नहीं रहा यार, बस हकीकत बता रहा हूँ। पर ये सब छोड़, अभी अपन उस भिखारी की डेड बॉडी ढूंढते हैं। हाँ। अर्जुन और रुद्र भिखारी की डेड बॉडी ढूंढने लगते हैं। उस कमरे में बहुत सारी डेड बॉडी रखी हुई थी, पर नंबर से कोई भी नहीं थी, जिस कारण अर्जुन और रुद्र को भिखारी की बॉडी ढूंढने में बहुत वक्त लग रहा था। वो लोग बॉडी ढूंढ ही रहे थे कि तभी कमरे की लाइट चालू होने लगती है। अरे ये लाइट को क्या हो रहा है? अर्जुन ने कहा। पता नहीं यार, कमरे की लाइट बंद चालू हो रही थी, तभी अचानक बंद हो जाती है और कमरे में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। शिट, लगता है अपनी किस्मत ही खराब है। चल अब मोबाइल निकाल ले। रुद्र ने मोबाइल का टॉर्च ऑन करते हुए कहा। हाँ,
रुद्र और अर्जुन अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करते हैं और फिर से भिखारी की बॉडी ढूंढने लगते हैं। शवगृह में हर एक लाश को सफेद पॉलिथीन के अंदर रखा गया था और उस पॉलिथीन के ऊपर एक चिट चिपकी थी जिस पर नंबर लिखा हुआ था। किसी किसी लाश में तो बहुत बदबू आ रही थी। यार मिल गई, अर्जुन ने कहा। रुद्र भागते हुए अर्जुन के पास जाता है और कहता है, यार देख, इसकी बॉडी पर निशान है क्या? हाँ देखता हूँ, पर उसके लिए ये पॉलिथीन हटानी पड़ेगी, तभी देख पाऊंगा। हाँ ठीक है। अर्जुन और रुद्र उस बॉडी पर से पॉलिथीन हटा देते हैं और मोबाइल की टॉर्च से उस भिखारी की बॉडी पर आत्मा के सौदे का निशान देखने लगते हैं। दिखा? रुद्र ने पूछा। हाँ दिख गया, अर्जुन ने हैरान होते हुए कहा। एपिसोड 34, नारियल का टोटका। कहां पर है यार ये सौदे का निशान, और मुझे क्यों नहीं दिख रहा? रुद्र ने भिखारी की डेड बॉडी पर निशान ढूंढते हुए कहा। ये देख, इसके लेफ्ट पैर के अंगूठे पर, अर्जुन ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा। रुद्र अपने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी भिखारी की लाश के लेफ्ट पैर की तरफ करता है। भिखारी के लेफ्ट पैर के अंगूठे पर एक ट्रायंगल का निशान बना हुआ था। वो निशान ऐसा लग रहा था कि जैसे उस भिखारी ने चाकू से अपने अंगूठे पर बनाया हो। यार ये तो त्रिभुज की तरह है, रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। हाँ भाई, ये निशान ऐसा ही होता है। ये तुझे 60 डिग्री पर ऊपर जाती हुई 2 लाइन दिख रही हैं। इसमें से पहली लाइन उसके लिए जो अपनी आत्मा का सौदा करता है, और दूसरी लाइन जिसके साथ वो सौदा करता है। और ये तू जो नीचे 180 डिग्री पर जो लाइन देख रहा है ना, इससे आत्मा बंधन में बनती है। जब आत्मा बंधन के अंदर बंधी होती है तो उस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल भी होता है जो ये बताता है कि आदमी अभी बंधन में कैद है। तो फिर इस ट्रायंगल में वो सर्कल क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि इसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है और वो बंधन से मुक्त हो गई है। अच्छा, और ये बता कि सौदे का निशान सौदा करने वाले के सिर्फ लेफ्ट पैर के अंगूठे पर होता है या फिर कहीं भी हो सकता है? यह निशान शरीर पर कहीं भी हो सकता है। ज्यादातर पैर, हाथ, कंधे और गर्दन पर यह निशान होता है। क्लिक क्लिक फोटो खींचने की आवाज आती है। अर्जुन के मोबाइल का 2 बार फ्लैश चमकता है। ये क्या कर रहा है? रुद्र ने कहा। कुछ नहीं, बस फोटो खींच रहा था, रिसर्च में काम आएगा। अर्जुन और रुद्र बातें ही कर रहे थे, तभी किसी के आने के कदमों की आहट सुनाई देती है। कौन है? कौन है? वहां गार्ड ने दरवाजे के पास आते हुए कहा। गार्ड की आवाज सुनकर रुद्र और अर्जुन अपने मोबाइल का टॉर्च ऑफ कर देते हैं और डेड बॉडी की बेंच के नीचे छुप जाते हैं। कौन है? कौन है यहाँ पर? गार्ड ने शराब पी रखी थी, इसलिए पैरों के साथ साथ उसकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी। वो शवगृह में रखी डेड बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है। अरे कौन है यहाँ? गार्ड ने टॉर्च डेड बॉडी पर मारते हुए कहा। यहाँ वहां घूमने के बाद जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो वापस जाने लगता है। यह अस्पताल से भी ना बहुत आवाजें आती हैं। मुझे लगा था अंदर कोई है, पर कोई दिख ही नहीं रहा। अच्छा हुआ मैंने अपनी दवाई पी रखी है, वरना यहाँ पर नौकरी करते करते मैं तो पागल हो जाऊंगा। पहले तो रात में 3 बजे से आवाजें आती थी और आज तो 11 बजे से आने लग गई, गार्ड ने बाहर जाते हुए कहा। गार्ड बाहर जाते और जाते जाते शवगृह के दरवाजे पर ताला लगा देता है। अरे शराबी ने क्या कर दिया, साले ने जाते जाते दरवाजे पर ताला क्यों लगा दिया? अर्जुन ने कहा। हाँ यार, पागल कहीं का। अब बाहर कैसे जाएं? पता नहीं यार, देखते हैं, इतना बड़ा कमरा है, शायद बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। हाँ चल देखते हैं। अर्जुन और रुद्र शवगृह के अंदर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। यार अर्जुन, यहाँ पर आ, यहाँ पर एक टॉयलेट है, रुद्र ने अर्जुन को आवाज लगाते हुए कहा। क्या? अर्जुन रुद्र के पास पहुंचकर कहता है। यार ये टॉयलेट शवगृह में क्यों बनाया गया है? वो भूतों को रात में टॉयलेट लगती होगी ना, तो उनके लिए बनाया गया है। तू बिना अर्जुन कैसे कैसे सवाल पूछता है? हो सकता है कि पहले यहाँ कोई और रूम हो, बाद में फिर इसे बदलकर शवगृह बना दिया गया हो। हाँ ये हो सकता है। अर्जुन सुन, ये खिड़की के ऊपर स्लाइड वाले कांच है ना, इसे हाथ से निकाल दे, रुद्र ने कहा। हाँ अभी निकालता हूँ। अर्जुन एक एक करके सारे कांच निकाल देता है और वो दोनों खिड़की के सारे अस्पताल के बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो अस्पताल के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पार्किंग के पास ही डॉक्टर माधवी एक कार के पास खड़ी थी। डॉक्टर माधवी को देखकर रुद्र और अर्जुन जिस जगह पर थे वहीं पर रुक जाते हैं और छुपकर डॉक्टर माधवी को देखने लगते हैं। अभी डॉक्टर माधवी यहाँ पर क्या कर रही है? अर्जुन ने कहा। पता नहीं यार। कार के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था जिसका चेहरा अर्जुन और रुद्र को नहीं दिख रहा था। डॉक्टर माधवी उस आदमी से कुछ बातें कर रही थी। डॉक्टर माधवी ने अपने हाथों से भिखारी की रिपोर्ट पकड़ कर रखी हुई थी। वो रिपोर्ट डॉक्टर माधवी कार के अंदर बैठे आदमी को दे देती हैं। यार ये डॉक्टर माधवी भिखारी की फाइल किसको दे रही हैं? अर्जुन ने कहा। पता नहीं यार, होंगे शायद कोई सर्वर जिसने मांगी होगी, पर यदि सर होते तो ऐसे चुपके से थोड़ी ना आती। देख डॉक्टर माधवी को कितना पसीना आ रहा है।
और हाथ पैर भी कितने कांप रहे हैं। हाँ यार, पर अभी ये सब छोड़ और जल्दी घर चल, 11 बज गए। देखना घर पहुंचकर माँ कितना गुस्सा करेगी। आज तो खैर नहीं अपन दोनों की। सह लेना भाई आंटी जी का गुस्सा, पर ये भी तो सोच जो सौदे का निशान अभी तू देख कर आया है, यदि घर पर रहता तो देख पाता क्या? हमें कभी पता ही नहीं चल पाता कि भिखारी ने अपनी आत्मा का सौदा किया था। हाँ यार, ये भी है। रुद्र और अर्जुन वापस जाने लगते हैं। अर्जुन बाइक चला रहा था और रुद्र उसके पीछे बैठा हुआ था। बाइक चलाते चलाते उन्होंने फैसला ले लिया था कि रात बहुत हो चुकी है, इसलिए वो कल सलीम की बाइक उसे वापस कर देंगे। अभी वो सीधे घर जा रहे थे। वो दोनों हवेली के गेट पर पहुंचने वाले थे कि तभी अर्जुन को रुद्र के चाचा हवेली के दरवाजे के पास दिखते हैं। अर्जुन वहीं पर बाइक रोक देता है। क्या हुआ, तूने बाइक यहाँ पर क्यों रोक दी? हवेली तो आ गया, रुद्र ने कहा। यार तेरे चाचा रात के 12 बजे चोरी चुपके कहाँ जा रहे हैं? क्या? रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। अर्जुन और रुद्र दोनों बाइक से नीचे उतर जाते हैं और देखते हैं कि रुद्र के चाचा हवेली के पीछे वाले जंगल की तरफ जा रहे थे। रुद्र और अर्जुन भी उनका पीछा करने लगते हैं। रात के 12 बज रहे थे और आसमान में अंधेरा छाया हुआ था। सनन सनन हवाएं चल रही थीं। रुद्र और अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर संतोष इतनी रात में जंगल में क्यों जा रहा है। रुद्र और अर्जुन धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। संतोष को चलते हुए कई बार ये लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर उसने एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूर से संतोष को देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने हाथ में कोई चीज पकड़ रखी हो। संतोष चलते चलते जंगल के अंदर वाले तालाब पर पहुंच जाता है। रुद्र और अर्जुन झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। संतोष ने अपने हाथ में एक नारियल पकड़ रखा था। उस नारियल से संतोष 7 बार नदी का उतारा उतारता है। ये चाचा क्या कर रहे हैं? रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। अर्जुन कुछ जवाब नहीं देता। वो चुपचाप रुद्र के चाचा को जादू टोना करते हुए देख रहा था। उतारा उतारने के बाद संतोष उस नारियल की जटाएं निकालता है। जटाएं निकालने के बाद संतोष तालाब का पानी अपने हाथ में लेता है और उस नारियल पर लगाता है। वो नारियल पूरी तरह गीला हो जाता है। पानी लगाने के बाद संतोष जोर से उस नारियल को तालाब के पास बनी सीढ़ियों पर तोड़ देता है। वो नारियल एक ही बार में टूट जाता है। उस नारियल के 2 हिस्से हो जाते हैं। ये चाचा इतनी रात में इस तालाब के पास नारियल क्यों तोड़ रहे हैं? रुद्र ने कहा। वो नारियल नहीं तोड़ रहे हैं रुद्र, बलि दे रहे हैं। क्या कहा? बलि? रुद्र ने अपना मुंह फाड़ते हुए कहा। हाँ रुद्र, बलि। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक समय हिंदू धर्म में मनुष्य और जानवरों की बलि देना सामान्य बात थी। तभी आदि शंकराचार्य ने इस अमानवीय परंपरा को तोड़ा और मनुष्य के स्थान पर नारियल चढ़ाने की शुरुआत की। नारियल कई तरह से मनुष्य के मस्तिष्क से मेल खाता है। नारियल की जटा की तुलना मनुष्य के बालों से, कठोर कवच की तुलना मनुष्य की खोपड़ी से, नारियल पानी की तुलना मनुष्य के खून से और नारियल के गूदे की तुलना मनुष्य के मांस से की गई है। नारियल को इंसानों के चेहरे का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से नारियल तोड़कर हम भगवान को एक प्रकार से बलि चढ़ाते हैं। नारियल को गर्भ से जोड़ा गया है, इसलिए तुमने देखा होगा कि नारियल हमेशा पुरुष ही तोड़ते हैं। स्त्रियों के द्वारा इसे नहीं तोड़ा जाता। पर यह उतारा उतार कर कौन नारियल तोड़ता है? और यहाँ पर तो कोई से भगवान की मूर्ति भी नहीं है इनकी पूजा अर्चना करके नारियल तोड़ा जाए, रुद्र ने कहा। रुद्र, यदि तुम्हें लगता है कि नारियल सिर्फ पूजा अर्चना में उपयोग किया जाता है तो तुम गलत हो। क्या तुम्हें पता है कि नारियल का सबसे ज्यादा प्रयोग जादू, टोने, तंत्र, मंत्र में किया जाता है? क्या? रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। नारियल बेहद पवित्र फल है। ऐसी मान्यता है कि नारियल की जटाओं में ही सकारात्मक वातावरण को बनाए रखने की भरपूर शक्ति होती है। लेकिन बुरी नजर की बाधा को दूर करने के लिए नारियल की जटाओं को हटा दिया जाता है, क्योंकि जटाओं से कई गुना अधिक शक्ति नारियल के मुख्य भाग में मौजूद होती है। नारियल में रश्तम जैसी शक्तियों का मौजूद होना, ये शक्ति तरंगों के रूप में नारियल के अंदरूनी भाग में होती हैं, जो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को काटने का काम करती हैं। माना जाता है बुरी नजर हटाने के लिए सबसे ज्यादा नारियल ही उपयोग किया जाता है। मतलब चाचा यहाँ पर आधी रात में किसी बला को टालने के लिए नारियल की बलि देने आए हैं? हाँ रुद्र, और इस कार्य को नदी या तालाब के पास ही किया जाता है। अच्छा। नारियल तोड़ने के बाद रुद्र के चाचा वहां से जाने लगते हैं। अर्जुन और रुद्र फिर से झाड़ियों में छुप जाते हैं और संतोष के जाने के बाद वहां से बाहर निकलते हैं। रुद्र तालाब के पास जाने लगता है जहां पर संतोष ने नारियल तोड़ा था। टूटा हुआ नारियल अभी भी वहां पर पड़ा हुआ था। रुद्र उस टूटे हुए नारियल के पास जाता है और उसे उठाने लगता है। तभी अर्जुन रुद्र का हाथ पकड़ते हुए कहता है, रुक पागल, क्या कर रहा है? इसको गलती से भी छूना मत। क्यों? क्योंकि यदि तू इसे हाथ लगाएगा तो जो बला तेरे चाचा ने अपने ऊपर से हटाने के लिए प्रक्रिया की थी वो बला तेरे ऊपर आ जाएगी। क्या? हाँ भाई, अभी तूने थोड़ी देर पहले देखा होगा जब हम दोनों तेरे चाचा का पीछा कर रहे थे तो वो एक भी बार पीछे नहीं मुड़े, क्योंकि यदि वो पीछे मुड़ते तो उनका ही टोटका काम नहीं करता। क्या बात कर रहा है भाई? हाँ भाई,
ये तंत्र शास्त्र का तीसरा नियम है। कभी भी कोई सा भी टोटका करके पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, वरना टोटका टूट जाता है और उसका दुष्प्रभाव आप पर ही पड़ता है। अच्छा हुआ भाई तूने बचा लिया। चल अब घर चलते हैं, 12:30 बज गए हैं। हाँ यार। रुद्र और अर्जुन बात करते करते घर जाने लगते हैं। तभी अर्जुन कहता है, रुद्र तुझे पता है नारियल का पेड़ कैसे उगा था? वैसे ही जैसे आम का, जाम का और बाकी पेड़ उगते हैं। रुद्र ने हंसते हुए कहा, हाँ पर यह तो साइंटिफिक रीजन हुआ। क्या तुझे इसके पीछे की एक पौराणिक कथा पता है? कैसी पौराणिक कथा? इस कथा के अनुसार नारियल का आविष्कार ऋषि विश्वामित्र द्वारा किया गया था। ये कहानी प्राचीन काल के एक महान राजा सत्यव्रत की है। राजा सत्यव्रत के पास जीवन यापन के लिए प्रत्येक वस्तु थी। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके मन में ख्वाहिश थी और वो ये थी कि वो स्वर्गलोक जाना चाहते थे। क्या स्वर्गलोक? हाँ स्वर्गलोक। पर स्वर्गलोक कैसे जाना था ये राजा सत्यव्रत को नहीं पता था। जाहिर सी बात है, वहां तो मरने के बाद ही जाया जाता है और यमराज ये निश्चित करते हैं कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। आपको और आपके, हाँ मेरे भाई, पर मैं कलयुग की नहीं सतयुग की बात कर रहा हूँ। जब इंसान अपनी आंखों के सामने चमत्कार होते हुए देखते थे, देवता लोग स्वयं प्रकट होते थे और उन्हें वरदान देते थे। तू कहानी आगे सुन, मुझे डिस्टर्ब मत कर, समझा? हाँ ठीक है भाई, आगे बता, आगे क्या हुआ? एक बार विश्वामित्र तपस्या करने के लिए हिमालय पर गए थे और लंबे समय से वापस नहीं आए थे। उस वक्त उनके राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया था। विश्वामित्र का परिवार भूखा प्यासा भटक रहा था। तब राजा सत्यव्रत ने उन्हें देखा और उनकी सहायता की और उनकी बहुत सेवा की। जब तपस्या करके विश्वामित्र वापस आए और उन्हें पता चला कि उनकी गैर हाजिरी में राजा सत्यव्रत ने उनके परिवार की सेवा की, तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा सत्यव्रत को एक वर मांगने के लिए कहा। तब राजा सत्यव्रत ने स्वर्गलोक जाने का वर मांगा। वर को पूरा करने के लिए विश्वामित्र ने अपनी शक्तियों से ऐसा मार्ग तैयार किया जो स्वर्गलोक जाता था। वो मार्ग देखकर राजा अत्यंत खुश हो गए। पर जब वो स्वर्गलोक पहुंचे तो स्वर्गलोक के दरवाजे ही इंद्र देवता ने उन्हें वहां से धक्का मार दिया। क्या? हाँ भाई, राजा सत्यव्रत स्वर्गलोक के द्वार से सीधा धरती पर जा गिरे। जब राजा सत्यव्रत ने यह बात विश्वामित्र को बताई तो वो इंद्र देवता पर बहुत क्रोधित हुए। विश्वामित्र जब इंद्र देवता के पास गए तो उन्होंने बताया कि ये सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। ऐसे तो फिर हर मानव स्वर्ग में आ जाएगा, पाप पुण्य का कोई मतलब नहीं रहेगा। हर कोई पाप करके सीधा स्वर्ग आ जाएगा। यार ये तो बड़ी समस्या हो गई। फिर इसका सोल्यूशन क्या निकला? इसका सोल्यूशन ये निकला कि राजा सत्यव्रत के लिए अलग से एक स्वर्गलोक का रास्ता बनाया गया। यह स्वर्गलोक धरती लोक और असली स्वर्गलोक के बीच में स्थित था। इससे स्वर्ग के देवी देवताओं को भी कोई परेशानी नहीं थी और राजा सत्यव्रत को भी नहीं थी। पर विश्वामित्र को एक चिंता सताई जा रही थी। कैसी चिंता? क्या चिंता सता रही थी विश्वामित्र को बताओ अर्जुन? रुद्र ने कहा, नया स्वर्गलोक धरती लोक और असली स्वर्गलोक के बीच था। विश्वामित्र को चिंता सताई जा रही थी कि कहीं हवा जोर से चली और नया स्वर्गलोक डगमगाया तो राजा सत्यव्रत धरती पर आ गिरेंगे। अच्छा फिर विश्वामित्र ने क्या किया? इस समस्या के हल के लिए विश्वामित्र ने नए स्वर्गलोक के नीचे एक खंबे का निर्माण कर दिया, जिससे नए स्वर्गलोक को सहारा मिल गया। कहा जाता है कि आगे चलकर इसी खंबे ने एक पेड़ के मोटे तने का रूप ले लिया और राजा सत्यव्रत के सिर ने नारियल का रूप ले लिया। तभी तो नारियल का फन इंसान की खोपड़ी की तरह दिखता है। अच्छा तुम्हें क्या लगता है ये कथा सत्य है? कुछ कह नहीं सकते, मैंने कहीं पढ़ी थी इसलिए तुम्हें सुना दी। अर्जुन और रुद्र बातें करते करते घर तक पहुंच जाते हैं। रुद्र दरवाजे की बेल बजाने वाला था कि तभी अर्जुन कहता है, रुद्र रुक, देख दरवाजा पहले से खुला हुआ है। हाँ यार, लगता है माँ ने हमारे लिए पहले से ही खोल कर रखा है, इसलिए बंद नहीं किया। चल अंदर चलते हैं। रुद्र और अर्जुन घर के अंदर घुसते हैं। घर के अंदर सभी लाइटें बंद थी, जिस कारण बहुत अंधेरा हो रहा था। रुद्र और अर्जुन संभल संभल कर सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज आती है, रुको। अर्जुन और रुद्र वो आवाज सुनकर वहीं पर रुक जाते हैं और दोनों सोचने लगते हैं कि इतनी रात को कौन पीछे से आवाज लगा रहा है। जब वो पीछे पलट कर देखते हैं तो उन्हें अंधेरे में एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है। आप कौन? रुद्र ने पूछा। मैं तुम्हारा चाचा रुद्र, उस आदमी ने जवाब दिया। चाचा आप? रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। अंधेरे में संतोष को देखकर रुद्र और दोनों के पसीने छूटने लगते हैं। तुम दोनों इतनी रात को कहां से आ रहे हो? संतोष ने कहा। वो चाचा एक दोस्त मिल गया था,
तो उसके घर पर खाना खाने चले गए थे। रुद्र ने घबराते हुए कहा। कौन दोस्त? सलीम चाचा। अच्छा, पर इतनी देर कर दी, पता है ना रात के वक्त गाँव में नहीं घूमते। सॉरी चाचा, आगे से ध्यान रखेंगे। पर आप अभी तक सोए नहीं? वो मैं सोने ही जा रहा था, तो फिर याद आ गया कि हवेली का दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए बंद करने आया था, तो तुम दोनों दिख गए। अच्छा चाचा, अब हम दोनों सोने जाते हैं, बहुत देर हो गई है और हमें नींद भी आ रही है। ठीक है रुद्र। रुद्र और अर्जुन ऊपर वाले कमरे में सोने चले जाते हैं। सुबह के 8 बज रहे थे। आयशा हवेली का दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे के पास जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, उसके मुंह से जोर से चीख निकल जाती है। आ! दरवाजे के पास ही रुद्र का कुत्ता टाइगर बैठा हुआ था, जो दरवाजे को देखकर बार बार भौंके जा रहा था। मऊ मऊ मऊ। आयशा की आवाज सुनकर घर के सभी लोग वहां पर आ जाते हैं और देखते हैं कि आयशा दरवाजा खोल के खड़ी हुई थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। क्या हुआ आयशा, तुम इतनी तेज क्यों चीखी? रुद्र की मां ने आयशा के पास जाते हुए कहा। दीदी दीदी, वो आयशा ने अपनी उंगली से दरवाजे की दहलीज की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या? वो रुद्र की मां ने कहा। जब सब लोग दरवाजे की दहलीज पर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। दरवाजे की दहलीज पर नारियल के 2 टुकड़े पड़े हुए थे और नारियल के टुकड़ों की जटाएं उस पर से हटा दी गई थीं। नारियल के टुकड़ों को देखकर संतोष की आंखें चौंधिया जाती हैं। वो नारियल के टुकड़े वैसे ही दिख रहे थे जैसे संतोष ने पिछली रात तालाब पर नारियल फोड़ा था और उसके टुकड़े वहीं पर छोड़कर आ गया था। रुद्र और अर्जुन भी उस नारियल के टुकड़े को देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कल जो चाचा ने तालाब के पास नारियल तोड़ा था, वो नारियल के टुकड़े दरवाजे के पास कैसे आ गए। देखिए दीदी, किसी ने हमारे दरवाजे के पास नारियल का जादू टोना किया है, आयशा ने कहा। क्या? पर किसने? रुद्र की मां ने चौंकते हुए कहा। पता नहीं दीदी, जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे दरवाजे के पास देखे। अनन्या, तन्वी, समीर और पीयूष कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रुद्र के घर वाले नारियल के 2 टुकड़े दरवाजे पर देखकर इतना क्यों डर रहे थे। रुद्र का कुत्ता अभी भी भौंके जा रहा था। मौ मौ मौ। समीर उसकी तरफ देखकर कहता है, आंटी जी, हो सकता है कि आपका टाइगर यहाँ ले आया हो कहीं से। हाँ आयशा, ये हो सकता है। देखो, अभी भी टाइगर भौंक ही रहा है। जरूर टाइगर ही कहीं से अपने मुंह में रखकर आया होगा। संतोष ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। तुम नहीं जानते समीर, टाइगर ने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी है। आंटी जी, आप बेवजह डर रही हैं। ये नारियल के 2 टुकड़े ही तो हैं, इनमें कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। अनन्या ने कहा। तुम्हें नहीं पता अनन्या बेटा, नारियल के 2 टुकड़ों से क्या क्या किया जाता है। किसी ने इस नारियल को खड़ा फोड़ा है। जरूर किसी ने कोई बला अपने सिर के ऊपर से हटाने की कोशिश की है और अपनी बला हमारे घर की तरफ कर दी है। ये बात सुनकर संतोष परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि नारियल यहाँ पर कैसे आए। मैंने तो इसे तालाब के पास छोड़े थे, कहीं वो चुड़ैल तो नहीं ले आई। रुद्र और अर्जुन भी गंभीर सोच में डूब जाते हैं। माखनलाल पुलिस स्टेशन में सो रहा था, तभी वहां पर अजय आ जाता है और माखनलाल पर चिल्लाकर कहता है, माखनलाल उठो। अजय की आवाज सुनकर माखनलाल उठ जाता है और घबराकर सैल्यूट करते हुए कहता है, जय हिंद साहब, जय हिंद। माखनलाल, मैं जब भी आता हूँ तुम मुझे सोते हुए दिखाई देते हो, क्यों? अजय ने गुस्से में कहा। साहब, आप हमेशा गलत टाइम पर आते हैं। मेरी बस 5 मिनट पहले ही आंख लगी थी और आप आ गए। माखनलाल, तुम यहाँ सोने आते हो या काम करने आते हो? अजय ने चिल्लाकर कहा। सॉरी साहब, आइंदा ड्यूटी के वक्त कभी नहीं सोऊंगा। सुनो, गौरी की फोटो मिल गई है। क्या कहा साहब? पर कैसे साहब? ये तो बहुत अच्छी खबर है। रुद्र की दोस्त तन्वी ने उसका स्केच बनाया है और रुद्र की मां ने उस स्केच की पुष्टि की है कि वही गौरी है। कल रात रुद्र ने मुझे गौरी की फोटो सेंड की थी। मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, इसलिए तुम्हें सेंड नहीं की। अच्छा माखनलाल, हमें ज्यादा देर नहीं हुई है, अब हम भी गौरी को ढूंढ सकते हैं, पर अब और ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, वरना गौरी को कुछ भी हो सकता है। जी साहब, हम गौरी को जल्दी ढूंढ लेंगे। सुनो, एक काम करो, माखनलाल, सारे पुलिस स्टेशन में गौरी की फोटो भिजवा दो और उसके बारे में पता करने को कहो। आसपास नाकों पर, टोल पर पूछताछ करने बोलो। जी साहब। और हाँ, ये जो भिखारी है ना, इसकी फोटो भी हर पुलिस स्टेशन में भिजवाओ और पता लगाओ ये उसके ऊपर पहले कभी कोई क्रिमिनल केस हुआ है क्या। अभी तक हमें तो इसका असली नाम भी नहीं पता चला है। जी साहब, मैं अभी से काम पर लग जाता हूँ और सभी पुलिस स्टेशन में इसकी फोटो फैक्स के जरिए भेज देता हूँ। हाँ ठीक है, अब हमें जल्द से जल्द गौरी को ढूंढना है, समझे? जी साहब, समझ गया। 10 बज रहे थे और 11 बजे तक अनन्या, तन्वी और समीर को गोंदिया स्टेशन के लिए निकलना था। तन्वी स्वाति के रूम में अपना बैग पैक कर रही थी। तन्वी अपने कपड़े अपने बैग में जमा ही रही थी कि तभी वहां पर स्वाति आ जाती है और तन्वी से कहती है, आप जा रही हैं दीदी? हाँ स्वाति, मैं जा रही हूँ। थोड़े दिन और रुक जाइए ना, आपने कहा था मुझे पेंटिंग करना सिखाएंगी। वो तो तुम्हें तुम्हारे भैया रुद्र भी सिखा सकते हैं, उन्हें भी आती है। नहीं दीदी, उन्हें नहीं आती, मुझे तो आपसे ही सीखना है। अरे स्वाति, मैं तुम्हें अगली बार जब आऊंगी तब सिखा दूंगी। पर आप कब आएंगी अगली बार दीदी? पता नहीं, यहाँ आने में मुझे बहुत देर हो गई। तन्वी ने रोंदी आवाज में कुछ सोचते हुए कहा। नहीं, मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। इतना कहकर स्वाति तन्वी के कपड़े उसके बैग में से निकालने लगती है। ये क्या कर रही हो स्वाति, तुम रुक जाओ। तन्वी ने स्वाति का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी दीदी, मैंने कह दिया ना।
इतना कहकर स्वाति तन्वी कुर्ती लेकर भागने लगती है। तन्वी स्वाति का पीछा करने लगती है और कहती है, तुम ना स्वाति पूरी। रुद्र तन्वी बोलते बोलते रुक जाती है। क्या दीदी, आप रुद्र भैया के बारे में कुछ बोल रही थी? स्वाति भागते भागते रुक जाती है। नहीं, कुछ नहीं स्वाति, बस ऐसी तन्वी ने स्वाति के हाथ से अपनी कुर्ती लेते हुए कहा। तन्वी फिर से अपने कपड़े बैग में जमाने लगती है। स्वाति वहां से चली जाती है। तन्वी अपने बैग में अपने कपड़े जमा रही थी। कपड़ों को जमाते जमाते उसको याद आता है कि वो पल जब वो रुद्र के साथ उसकी पैकिंग में उसकी मदद करती थी। कॉलेज का 6 सेमेस्टर खत्म हो गया था और तन्वी रुद्र के साथ उसके रूम पर थी। तन्वी रुद्र की शर्ट को प्रेस लगा रही थी और रुद्र अपना सामान बैग में जमा रहा था। रुद्र, इस सेमेस्टर पर घर मत जाओ ना, तन्वी ने शर्ट को प्रेस लगाते हुए कहा। नहीं तन्वी, जाना ही पड़ेगा, पूरे 6 महीने बाद घर जा रहा हूँ। बीच में त्योहारों की भी छुट्टी मिली थी और तब तक नहीं आ पाया था। यदि अब नहीं गया तो माँ बहुत नाराज होगी। पर रुद्र, पर क्या तन्वी, माँ का फोन आया था और उन्हें मेरी बहुत याद सता रही है। और तुम तो जानती हो ना, मैं अपनी माँ को कभी परेशानी में नहीं देख सकता। पापा के गुजर जाने के बाद एक मैं ही तो हूँ जो उनका सहारा हूँ। हाँ रुद्र, मैं जानती हूँ, पर तुम भी तो समझो, तुम चले जाओगे तो मैं यहाँ पर अकेली पड़ जाऊंगी। तन्वी, पर तुम ही बताओ अब इसमें मैं क्या करूँ? एक काम करो, तुम भी कहीं घूमने चली जाओ, किसी रिश्तेदार के घर। कौन सा रिश्तेदार? रुद्र, गीता चाची के सिवा मेरे दुनिया में था ही कौन, और अब तो वो भी दुनिया में नहीं रही। पिछले साल ही उनका देहांत हो गया। सॉरी तन्वी, मेरा तुम्हारा दिल दुखाने का मन नहीं था। इट्स ओके रुद्र, मुझे पता है। रुद्र, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूं? अच्छा, और माँ को क्या बोलूंगा कि मैं अपने साथ आपकी बहू को लेकर आया हूँ? बोल देना, उसमें क्या है, तन्वी ने हंसते हुए कहा। वाह, बोल देना, माँ इतना सुनाएगी ना कि पूछो मत। और चाची बोलेगी कि शहर पढ़ने भेजा था और भतीजा बहू ले आया। गांव वाले इतनी बातें करेंगी मैं बता नहीं सकता। एक बात पूछूं रुद्र? तन्वी ने दूसरी शर्ट को प्रेस लगाते हुए कहा। हाँ पूछो ना तन्वी, यदि माँ ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो? तन्वी, तुम ऐसे क्यों बोलती हो? मुझे माँ पर पूरा यकीन है, वो तुम्हें जरूर एक्सेप्ट कर लेंगी। बात को बदलो मत रुद्र, मैंने सीधा सीधा सवाल पूछा है, तुम भी सीधे सीधे जवाब दो। यदि माँ ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो तन्वी मैं फिर तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा। क्या? तन्वी ने गुस्से में बोला। और नहीं तो क्या, जिस माँ ने मुझे 9 महीने कोख में रखा है उसको थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ। अच्छा, और इस वादे का क्या जो तुमने एक लड़की से किया है, जिंदगी भर साथ निभाने का, उसके साथ दुख में रहने का? तन्वी, वादे तो तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं ना, रुद्र ने तन्वी के मजे लेते हुए कहा। वाह रुद्र वाह, आज दिखा दिया तुमने कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तन्वी ने गुस्से में कहा। तन्वी, तुमने सवाल ही ऐसा पूछा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता था। तुम ही सोचो कि तुमने मुझे कितने बड़े धर्म संकट में डाल दिया था। और कभी तुमने सोचा है कि जो लड़का अपनी माँ से इतना प्यार करता है वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करेगा? और वैसे भी मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है, वो मेरी पसंद को कभी मना नहीं करेगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। बचपन से लेकर आज तक मेरी माँ ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी करी है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी हर ख्वाहिश भी मेरी माँ जरूर पूरा करेगी। मेरी दुल्हन तो तुम ही बनोगी तन्वी। अच्छा, इतना यकीन है तुम्हें रुद्र मम्मी जी पर, तो तुम मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर इसी बहाने मम्मी जी मुझे जान पहचान भी लेंगी। तन्वी ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। नहीं तन्वी, अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं आया है तुम्हें अपने साथ ले जाने का। तो फिर कब आएगा रुद्र? तन्वी ने मायूस होते हुए कहा। जल्द आएगा मेरी तन्वी। यदि रुद्र वो वक्त कभी नहीं आया तो? तुम ऐसा क्यों बोलती हो तन्वी? देखना वो वक्त जल्दी आएगा। तन्वी की चीख निकलती है। तन्वी की उंगली गर्म प्रेस में लगकर जल गई थी। अरे ये क्या, जला ली ना तुमने अपनी उंगली? रुद्र ने तन्वी का हाथ पकड़ते हुए कहा। रुद्र, तुम्हें मेरी उंगली जलती हुई दिख रही है, पर मेरा दिल नहीं दिख रहा जो कब से जल रहा है। तन्वी, तुम भी ना कभी कभी पता नहीं कैसी कैसी बातें करती हो। इतना बोलकर रुद्र जल्दी से किचन में जाता है और एक आलू के बीच में से 2 टुकड़े करके लाता है और तन्वी की जली हुई उंगली पर लगाने लगता है। ये क्या करे हो रुद्र? ये घरेलू नुस्खा है तन्वी, इससे तुम्हें जलन नहीं होगी और जल्दी राहत मिलेगी। बचपन में जब कभी कुछ जल जाता था तो माँ हमेशा आलू ही लगाती थी, फिर माँ आ गई बीच में। अब मैं क्या करूं तन्वी, माँ है ही इतनी अच्छी कि हर जगह याद आ जाती है। और सच तो ये है कि ना ही मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और ना ही अपनी माँ को। रुद्र, मैंने कब तुम्हें अपने लिए अपनी माँ को छोड़ने के लिए कहा? मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि मुझे अकेला मत छोड़ो। तन्वी, बस 1 ही तो महीने की बात है, फिर अगले सेमेस्टर में तो हम मिल ही रहे ना। पर पता नहीं रुद्र क्यों मुझे सेमेस्टर ही हमारा लास्ट सेमेस्टर लगता है। ऐसा लगता है कि फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे, और मिलेंगे भी तो पहले जैसे कभी नहीं रह पाएंगे। तन्वी, पता नहीं तुम ये आज कैसी कैसी बातें कर रही हो।
प्लीज रुद्र, इस सेमेस्टर मत जाओ ना, तन्वी ने कहा। नहीं तन्वी, मुझे जाना ही पड़ेगा। प्लीज रुद्र मत जाओ, प्लीज मत जाओ। ओ हेलो, किससे रोक रही हो और यहाँ अकेले बैठे बैठे किससे बात कर रही हो? पगला गई हो क्या? अनन्या ने तन्वी को हिलाते हुए कहा। जब अनन्या ने तन्वी को हिलाया तो तन्वी अपनी यादों से बाहर आ जाती है और कहती है, कुछ भी तो नहीं, बस यूं ही। कुछ तो किसी की यादों में खो गई थी या? नहीं 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 तो, तन्वी ने धीमी आवाज में कहा। तो फिर तुम्हारी आंखों में नमी कैसी है? अनन्या ने अपने हाथों से तन्वी के गालों से आंसू की बूंद को हटाते हुए कहा। ये तो बस यूं ही आंख में कचरा चला गया था, उसी वजह से आंखों में पानी आ गया होगा। पानी की बूंद और आंसू में फर्क पता है मुझे। बताओ ना तन्वी, क्या सोच रही थी? यही कि कभी कभी हमें भविष्य में क्या होने वाला है उसका एहसास तो हो जाता है, पर हम उसको रोक नहीं पाते हैं। जिन रिश्तों को टूटना रहना होता है वो टूट ही जाते हैं। जिस तरह फूल को बिखर कर टूटना ही होता है, शायद वैसे ही प्यार करने वालों की किस्मत में मिलकर बिछड़ना ही लिखा होता है। चाहे आप कितनी ही कोशिश करो उन रिश्तों को जोड़ने की, वो कांच की तरह टूट ही जाते हैं। छोड़ो ये सब, अब इन बातों को याद करके कोई फायदा नहीं है। तुम बताओ, तुम क्यों आई थी? भूल गई मैडम? हमें निकलना है, यहीं बैठी रहोगी क्या? यदि सामान पैक हो गया तो नीचे चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन थोड़ी देर यहाँ पर आ जाएगी। हाँ हाँ चल रही हूँ, ट्रेन 2 बजे की है ना, तन्वी ने अपना बैग उठाते हुए कहा। हाँ, अनन्या ने तन्वी के साथ नीचे जाते हुए कहा। जब तन्वी नीचे पहुंचती है तो देखती है सभी लोग नीचे उसका इंतजार कर रहे थे। अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ, तन्वी ने अपने हाथ जोड़ते हुए रुद्र की माँ से कहा। हाँ बेटा ठीक है, पर कुछ दिन और रुक जाती तो अच्छा होता, रुद्र की माँ ने कहा। वो आंटी जी, मुझे बहुत काम है ऑफिस में। तन्वी, अपनी शादी में हमें जरूर बुलाना, हमें भूल मत जाना, आयशा ने कहा। आपको कैसे भूल सकती हूँ आंटी जी, अपनी शादी में आप सबको जरूर बुलाऊंगी और आप सबको आना ही पड़ेगा, तन्वी ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा। अब चलें, देर हो रही है हमें, रुद्र ने अनन्या से कहा। हाँ हाँ चलो ना, अनन्या ने जवाब दिया। रुद्र, अनन्या, पीयूष, समीर, अर्जुन और तन्वी जिप्सी में बैठ जाते हैं और इत्तेफाक से फिर तन्वी जिप्सी में रुद्र के बगल में बैठ जाती है। रुद्र जैसे ही जिप्सी चालू करता है, आयशा कहती है, अरे पीयूष बेटा, तुम भी जा रहे हो क्या? नहीं आंटी जी, मैं और अर्जुन तो बस इन्हें स्टेशन तक छोड़कर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है रुद्र, बेटा जल्दी आना, ज्यादा देर मत करना, और हाँ, मेघ मंदिर के दर्शन करते हुए जाना। तुम्हें पता है ना, हम जब भी गोंदिया स्टेशन जाते हैं तो मेघ मंदिर में भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर जरूर जाते हैं। हाँ चाची पता है, तभी तो 11 बजे घर से निकल रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए, इन्हें ट्रेन में बिठाकर जल्दी आ जाऊंगा मैं। इतना कहकर उधर वहां से निकल जाता है। माखनलाल कीनी गांव के बस स्टॉप पर था। वहां पर आसपास कुछ बसें लगी हुई थी। एक चाय की दुकान पर एक बस कंडक्टर बैठकर चाय पी रहा था। कंडक्टर ने खाकी कॉलर की शर्ट पैंट पहन रखी थी। माखनलाल उस चाय की दुकान पर जाता है और चाय वाले से कहता है, 4 चाय कर देना जरा। जी साहब, अभी कर देता हूँ, चाय वाले ने कहा। माखनलाल दुकान के सामने रखी एक बेंच पर जहां पर बस कंडक्टर बैठा हुआ था उसकी बगल में जाकर बैठ जाता है। चाय कैसी है यहाँ की? माखनलाल ने बस कंडक्टर से पूछा। एकदम बढ़िया है साहब। अच्छा, कब से बस चला रहे हो? साहब 10 साल से चला रहा हूँ। कहाँ से कहाँ तक जाती है तुम्हारी बस? साहब कीनी से गोंदिया तक जाती है। बलमा टोला होते हुए जाती है क्या? हाँ साहब जाती है ना। इस लड़की को देखा है क्या कभी? माखनलाल ने गौरी की फोटो बस कंडक्टर को दिखाते हुए कहा। नहीं साहब, कहीं नहीं देखा, बस कंडक्टर ने कहा। अच्छे से देखो, सुना है खिलौने बेचने जाया करती थी गोंदिया, बस से ही सफर करती थी, कभी तो देखा होगा। नहीं साहब, कभी नहीं देखा, हम तो डेली बस चलाते हैं, पर यहाँ तो हमें कभी नहीं दिखाई दी। तुम क्या हर पैसेंजर का चेहरा याद रखते हो? नहीं साहब। फिर इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो कि इस लड़की को कभी नहीं देखा? बस कंडक्टर हंसते हुए कहता है। वो क्या है ना साहब, अब इतनी सुंदर लड़की हमारे बस में चढ़े और हम उसको देखे ना, ऐसा कैसे हो सकता है? जितनी भी खूबसूरत लड़की हमारे बस में बैठती है सबके चेहरे याद कर लेते हैं हम, और ये लड़की तो किसी सुअर की अप्सरा की तरह दिखती है। वो क्या है ना साहब, हम ना खूबसूरत लड़कियों का खास ध्यान रखते हैं। कैसा खास ध्यान रखते हो जरा बताना। वो बस साहब, हम थोड़ा पैसे कभी कम कर देते हैं तो कभी कभी क्या, हम टिकट ही नहीं लेते। अच्छा, और इसके बदले तुम्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं साहब, बस किसी की मदद करके मन को सुकून मिलता है। और ऐसे से वो पैसेंजर किसी और बस में नहीं बैठती, हमारी बस में बैठती है, और हमारे इसी बहाने उससे दोस्ती हो जाती है। वाह, सही है। चलो पुलिस स्टेशन, हमें भी बहुत वक्त हो गया हवालात में किसी को डंडे मारे हुए, अब तुम्हें सुकून पहुंचाते हैं। तुम्हें पता है ये सरकारी बस तुम चला रहे हो, इससे सरकार को इतना नुकसान हो रहा है। साहब काय आप हमें परेशान करते हैं, आगे से फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। आपने पूछा तो हमने सब कुछ सच सच बता दिया। वो बचपन से कभी कोई लड़की हमारी दोस्त नहीं बनी ना। जब छोटे थे तो दोस्तों ने कहा स्कूल में बनेगी फ्रेंड, जब स्कूल गए तो पता चला कि कॉलेज में बनेगी, और जब कॉलेज पहुंचे तो पता चला स्कूल से ही सब सेटिंग करके आनी पड़ती है। कॉलेज में कोई लड़की नहीं मिलती है। टिकट के घोटाला करने से कुछ लड़कियों से दोस्ती हुई और उन्होंने अपने नंबर दिए। जब उन्हें कहीं जाना रहता है तो पहले पूछ लेती हैं बस कहाँ है, फिर बस स्टॉप पर आती हैं। वाह भाई वाह, ये एक नया रास्ता ढूंढ लिया तुमने लड़कियों को पटाने का। सही है, टेक्नोलॉजी के साथ लड़की पटाने के तरीके भी बदल रहे हो, पर हाँ आगे से ऐसा मत करना वरना सीधे हवालात में बंद कर दूंगा, समझे? जी साहब, आज के बाद तो अपनी अम्मा से भी बस में बैठने का किराया लूंगा।
कंडक्टर चाय के पैसे देकर वहां से चला जाता है। माखनलाल जी ने आसपास के सारे बस स्टॉप पर पूछ लिया पर किसी ने भी गौरी को कभी नहीं देखा। एक पुलिस वाले ने कहा, हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, पर समझ नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है। यदि गौरी अपने खिलौने बेचने के लिए गोंदिया जाती थी तो किसी न किसी बस वाले ने तो उसे देखा ही होगा कभी। हाँ माखनलाल जी, मैंने तुम्हें बाकी पुलिस स्टेशनों में पूछने बोला था, कुछ अपडेट मिला? नहीं माखनलाल जी, कुछ अपडेट नहीं मिला। शिट, इतना कहकर माखनलाल अपनी जेब में से मोबाइल निकालता है और अजय को फोन करता है। हेलो साहब। हाँ माखनलाल बोलो। साहब, आसपास के सब बस स्टॉप देख लिए पर किसी ने कभी भी गौरी को नहीं देखा और ना ही किसी पुलिस स्टेशन से कोई अपडेट मिली है। अच्छा, पर ऐसे कैसे चलेगा माखनलाल? क्या तुमने गोंदिया स्टेशन पर लगी दुकानों पर पूछताछ की? सबसे ज्यादा भीड़ स्टेशन पर होती है। गौरी वहां जरूर अपने खिलौने बेचने जाया करती थी। नहीं साहब, मैं भी गोंदिया स्टेशन नहीं गया। अच्छा ठीक है, अभी मैं गोंदिया स्टेशन के पास ही हूँ, मैं चला जाता हूँ वहां पर पूछताछ करने के लिए। तुम एक बार आसपास और पूछ लो, ठीक है? ठीक है साहब। रुद्र और उसके दोस्त लोग मेघनाथ मंदिर की पहाड़ी वाले रास्ते पर थे। रुद्र, राम काका ने मुझे इस मंदिर की कहानी सुनाई थी, क्या सच में मेघनाथ मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है? अर्जुन ने कहा। हाँ भाई, वहाँ सच में स्वयंभू शिवलिंग है, कहते हैं रातों रात ये अपने आप प्रकट हुए थे। सच में? पीयूष ने कहा। हाँ भाई सच। रुद्र जिप्सी चलाते चलाते अचानक जिप्सी रोक देता है। क्या हुआ रुद्र, तूने जिप्सी क्यों रोक दी? पीछे बैठ, समीर ने कहा। भाई एक बार पहले आगे तो देख ले। समीर जिप्सी से उतरता है और आगे देखने लगता है। आगे का रास्ता कच्चा था और उस पर जिप्सी नहीं चल सकती थी। यार ये क्या, आगे की रोड तो बहुत पतली और कच्ची है, इस पर जिप्सी कैसे चलेगी? समीर ने कहा। भाई जिप्सी नहीं चल सकती तभी तो यहाँ पर रोक दी, अब यहाँ से मैं पैदल ही जाना पड़ेगा। यार पैदल चलने से हमें टाइम लगेगा मंदिर जाने में और स्टेशन पहुंचने में देर हो जाएगी, तो फिर ट्रेन छूट जाएगी। ऐसा करते हैं, हम अगली बार चले जाएंगे मेघनाथ मंदिर, अनन्या ने कहा। नहीं अनन्या, दर्शन तो करने पड़ेंगे, ये रिवाज है गाँव का। गोंदिया स्टेशन जाने से पहले, और वैसे भी हम स्टेशन वक्त पर पहुंच जाएंगे, तभी तो हम घर से जल्दी निकलें। अभी 11:30 हो रहे हैं और 1 घंटे में हमारा मंदिर घूम कर हो जाएगा। 1 घंटे में हम गोंदिया स्टेशन पहुंच जाएंगे। हमारे पास फिर भी पूरा आधा घंटा एक्स्ट्रा बचता है। तुम्हारी 2 बजे की ट्रेन है, तुम मंदिर के ऊपर से फोटो भी खींच लेना। मंदिर से बहुत अच्छी अच्छी फोटो आती हैं, आसपास का पूरा इलाका दिखता है। ठीक है, यदि ऊपर से फोटो अच्छी आती है तो फिर चलो, क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं अपने कॉलेज की सेल्फी क्वीन थी। हाँ पता है, मेरे मोबाइल में मुझसे ज्यादा तुम्हारी फोटो होती थी, पीयूष ने मुंह बनाते हुए कहा। सब लोग जिप्सी से उतर जाते हैं और पैदल पैदल मंदिर के रास्ते जाने लगते हैं। यार रुद्र एक बात बता, ये इतना पुराना मंदिर है, इतना धार्मिक भी है, तो अभी तक इसकी सड़क क्यों नहीं बनवाई गई? समीर ने चलते चलते कहा। वो आस्था के लिए भाई, तकलीफ होगी तभी तो दर्शन करने के बाद मन को शांति मिलेगी। तूने बड़े बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइन तो देखी होगी, वो कितनी आस्था के साथ खड़े होते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। पर कुछ वीआईपी भी होते हैं जो बिना लाइन में लगे दर्शन कर लेते हैं, पर जल्दी दर्शन करने पर उनके मन को शांति नहीं मिलती, इसलिए मंदिर वालों ने खुद इस सड़क को नहीं बनवाया। वरना तुझे दिख नहीं रहा, हमारे गाँव का ये मंदिर दूर से ही नजर आता है। क्या हम सड़क नहीं बना सकते थे? हाँ ये तो है। तुम लोगों को पता है मंदिर का मतलब क्या होता है और इसे क्यों बनाया गया था? अर्जुन ने कहा। पता नहीं, सबने एक साथ कहा। मंदिर का अर्थ होता है मन से दूर कोई स्थान। मंदिर को हम द्वार भी कहते हैं, मंदिर को हम आलय भी कह सकते हैं, जैसे शिवालय या जिनालय। प्राचीन काल में लोग एक ऐसे स्थान की तलाश कर रहे थे जहां पर वो अपना मन लगा सकें और मन की एकाग्र शक्ति को बढ़ा सकें, इसलिए उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर को एक विशेष वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया जाता है। कैसे वास्तुशास्त्र के अनुसार? समीर ने कहा। ऐसे वास्तुशास्त्र के अनुसार जिससे मंदिर में शांति और दिव्यता बनी रहती है। मंदिर की वो छत जिसके नीचे मूर्ति की स्थापना की जाती है, ध्वनि सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जिसे गुंबद कहा जाता है। गुंबद के शिखर के केंद्र बिंदु के ठीक नीचे मूर्ति स्थापना होती है। गुंबद तथा मूर्ति का मध्य केंद्र एक रखा जाता है। गुंबद के कारण मंदिर में पढ़े जाने वाले मंत्रों के उच्चारण ध्वनियां मंदिर में गूंजती हैं तथा वहां पर उपस्थित व्यक्ति के मन को प्रभावित करती हैं। गुंबद और मूर्ति का मध्य केंद्र एक ही होने से मूर्ति में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब हम उस मूर्ति को स्पर्श करते हैं तो उसके आगे सिर टिकाते हैं तो हमारे अंदर मूर्ति की ऊर्जा आ जाती है और हमें हमारे अंदर उत्साह और शक्ति का आभास होता है। हाँ अर्जुन ठीक कह रहा है, यह आभास तो मुझे भी हुआ है, पीयूष ने कहा। एग्जाम के वक्त ना? अनन्या ने कहा। हाँ पर तुम्हें कैसे पता? मोटे, क्योंकि जब एग्जाम आते थे ना तो तू मंदिर जाता था, वरना तू और मंदिर जाए। अनन्या की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। क्या तुम्हें पता है मंदिर के अंदर जाने से पहले घंटी क्यों बजाई जाती है? इसलिए क्योंकि बजाने में मजा आता है, पीयूष ने हंसते हुए कहा। नहीं यार पागल, मैं बताता हूँ। मंदिर की घंटी बजाकर हम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। घंटे का स्वर देव मूर्ति को जगाता है ताकि भगवान हमारी प्रार्थना सुन ले। अच्छा, तन्वी ने कहा। चलो अब ये बताओ कि मंदिर के अंदर नंगे पैर ही क्यों जाया जाता है? ताकि मंदिर गंदा ना हो, समीर ने कहा। नहीं यार मैं बताता हूँ, नंगे पैर मंदिर जाने से एक्यूप्रेशर होता है। यार ये एक्यूप्रेशर क्या होता है? पीयूष ने बड़ा मुंह करते हुए कहा। नंगे पैर मंदिर में जाने से और परिक्रमा करने से हमारे पैर पर तलवों के कई बिंदुओं पर दबाव पड़ता है, जिसे एक्यूप्रेशर कहते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। सभी लोग बातें करते करते मेघनाथ मंदिर तक पहुंच जाते हैं। मेघनाथ मंदिर बहुत ही सुंदर था।
मेघनाथ मंदिर के ऊंचाई पर होने के कारण वहां से आसपास का पूरा इलाका नजर आ रहा था। छोटे छोटे गांव के घर, गांव के खेत और आसपास का जंगल। मेघनाथ मंदिर को ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया था और उसकी दीवारों पर हाथों से नक्काशी की गई थी। उस नक्काशी में सूरज, चांद, शेषनाग, नंदी और अलग अलग प्रकार की कलाकृतियां बनी हुई थी। ग्रेनाइट पत्थर पर नक्काशी करना एक आश्चर्यचकित करने वाली बात थी, क्योंकि ग्रेनाइट पत्थर बहुत कठोर होता है। समीर देखता है कि आसमान में कड़ी धूप निकली हुई थी और मंदिर की परछाई जमीन पर गिर रही थी, लेकिन मंदिर के गुंबद की परछाई जमीन पर नहीं गिर रही थी, जो एक हैरान करने वाली बात थी। समीर रुद्र से पूछता है, यार ये पूरे मंदिर की परछाई जमीन पर गिर रही है, लेकिन इसके गुंबद की परछाई जमीन पर क्यों नहीं गिर रही है? यही तो खासियत है इस मंदिर की। अभी और अंदर चल, तब अजूबे देखने को मिलेंगे। सभी लोग अपने जूते सीढ़ियों के पास उतारते हैं और मंदिर के अंदर जाने लगते हैं। मंदिर की सीढ़ियां जैसे ही समाप्त होती थी, मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर एक बड़ा सा घंटा टंगा हुआ था। उस पूरे मंदिर में एक वही घंटा लगा हुआ था। रुद्र अपने एक हाथ से वो घंटा बजाता है। रुद्र जैसे ही वो घंटा बजाता है, मंदिर में घंटे बजने की आवाज गूंजने लगती है। टन 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 टन। रुद्र ने सिर्फ एक ही बार घंटा बजाया था, मगर वो आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। ये मंदिर की छत के गुंबदनुमा होने के कारण हो रहा था। मंदिर के घंटे के ठीक नीचे एक क्रिस्टल का कछुआ बना हुआ था। वो कछुआ मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही बना था। मंदिर के अंदर की दीवारों और गुंबद पर भी हाथों से नक्काशी की गई थी। मंदिर की एक दीवार पर 9 ग्रह दर्शाए गए थे। उन 9 ग्रह को शिव भगवान निगल रहे थे और एक दीवार के ऊपर पूरा शिव परिवार बना हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिक गणेश और नंदी बने हुए थे। मंदिर के गुंबद पर अलग अलग प्रकार की कलाकृति बनी हुई थी। मंदिर के अंदर बीचों बीच गर्भगृह में 4 बड़े स्तंभ एक समान दूरी पर लगे हुए थे। उन स्तंभ के बीच गुंबद के एकदम नीचे शिवलिंग स्थापित किए गए थे। शिवलिंग का मुंह पश्चिम दिशा की ओर था। शिवलिंग 100 सेंटीमीटर लंबा था और उसका व्यास 50 सेंटीमीटर था। स्तंभ के बाहर उसके चारों तरफ शिवलिंग की परिक्रमा करने के लिए एक परिपथ बनाया गया था, जिस पर रेड कारपेट बिछा हुआ था। मंदिर के अंदर एक स्तंभ के पास एक पुजारी जी बैठे हुए थे। रुद्र के सभी दोस्त शिवलिंग के दर्शन करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। सभी शिवलिंग के सामने नतमस्तक होते हैं। नतमस्तक होने के बाद सभी लोग शिवलिंग की परिक्रमा करने लगते हैं। जब वो लोग परिक्रमा करते हैं तो अनजाने में रुद्र और तन्वी साथ साथ हो जाते हैं। परिक्रमा करते वक्त अर्जुन देखता है कि परिक्रमा पथ पर गणेश भगवान की एक मूर्ति रखी हुई थी, जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर था। उस मूर्ति में गणेश भगवान के 4 हाथ थे, जिसमें एक हाथ में लड्डू, दूसरे हाथ में तलवार, तीसरे हाथ में वो आशीर्वाद दे रहे थे और चौथे हाथ को एक लाल कपड़े से कवर किया गया था और उसके ऊपर पीले रंग का रक्षा कवच बांधा गया था। अर्जुन को ये बात बहुत खटकती है। दर्शन करने के बाद सब लोग चरणामृत और प्रसाद लेने मंदिर के पुजारी के पास जाते हैं। सभी लोग एक एक करके प्रसाद लेते हैं और मंदिर के अंदर घूमने लगते हैं। सभी का प्रसाद लेकर हो गया था कि सिर्फ अर्जुन बचा हुआ था। जब अर्जुन प्रसाद लेने जाता है तो पुजारी से पूछता है, पुजारी जी, क्या आप ही पंडित सुशालाचार्य हैं? अरे नहीं बेटा, तो फिर वो कहाँ हैं? पंडित सुशालाचार्य जी तो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने गए हैं। फिर जो हर महीने के आखिरी सोमवार को जो पूजा होती है वो कौन करता है? वो उनके शिष्य करते हैं। वो कहाँ हैं? वो अभी केदारनाथ गए हैं। इस महीने के आखिरी सोमवार तक आ जाएंगे। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो बेटा? वो मैंने राम काका से बहुत सुना था इन सब के बारे में, इसलिए एक बार देखने की इच्छा थी। अच्छा, वैसे क्या एक और बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो ना। इस मंदिर में जो गणेश भगवान की मूर्ति रखी है, उसका एक हाथ कवर क्यों किया गया है? मैंने आज तक ऐसी मूर्ति नहीं देखी है कहीं। वो बेटा इसके पीछे एक रहस्य है। कैसा रहस्य पुजारी जी? बेटा वो रहस्य तो मुझे भी नहीं पता। वो रहस्य सिर्फ पंडित सुशलाचार्य और उनके चारों शिष्यों को ही पता है। अगर वो रहस्य मुझे पता भी होता तो फिर भी मैं तुम्हें नहीं बताता। ऐसा क्यों पुजारी जी? बेटा यदि वो रहस्य मैं तुम्हें बता देता तो तुम ही बताओ, क्या फिर वो रहस्य रहस्य रहता क्या? अक्सर रहस्यमयी बातों को छुपा कर ही रखा जाता है। अपने मन में भी उनके बारे में नहीं सोचा जाता, वरना जिन्हें मन पढ़ना आता है वो उस रहस्य को जान लेते हैं। अच्छा ठीक है पुजारी जी, शुक्रिया आपका। अर्जुन अपना मन उदास कर लेता है और वहां से जाने लगता है। तभी पुजारी जी कहते हैं, एक बात बताऊं बेटा? हाँ बताइए ना पुजारी जी। अर्जुन ने पीछे पलटते हुए कहा, मुझे नहीं पता भगवान गणेश की मूर्ति में क्या खास बात है। मैं भी यहाँ 2 साल पहले ही आया हूँ, पर इससे पहले जो यहाँ पर पुजारी थे, जो मंदिर की देखरेख करते थे, उन्होंने बताया था कि
यही गणेश भगवान बलमा टोला और दास गांव वालों की मेघगांव की चुड़ैल से रक्षा कर रहे हैं। इन्हीं ने उसे रोक कर रखा है। अगर ये ना होते तो मेघगांव की चुड़ैल कब के दरवाजे खोलकर आजाद हो जाती। अच्छा, शुक्रिया पुजारी जी, आपका ये बात मुझे बताने के लिए। तन्वी मंदिर के अंदर बनी एक खिड़की से देखती है। वहां से मेघ मंदिर की चढ़ाई वाली पूरी पहाड़ी नजर आ रही थी। वो दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा था। थोड़ी देर बाद सभी लोग मंदिर से जाने लगते हैं। सब लोग वापस मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगते हैं। तभी समीर कहता है, यार यहाँ तक इतनी दूर आए पर अभी तक एक भी फोटो साथ में नहीं खींची। रुको, सब लोगों की एक साथ एक ग्रुप सेल्फी ले आता हूँ। हाँ हाँ सही है, अनन्या ने कहा। सब लोग लाइन से आगे पीछे मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े हो जाते हैं। समीर सबसे आगे जाता है, अपना मोबाइल निकालता है और सेल्फी लेने लगता है। समीर मोबाइल के कैमरे में देखता है कि अर्जुन कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था। वो कोई दूसरी सोच में खोया हुआ था। तभी समीर कहता है, ओए अर्जुन, कहाँ किस सोच में खो गया यार? हमारे लेखक साहब कोई नई कहानी के बारे में सोच रहे हैं क्या बैठे बैठे? कुछ नहीं, बस वो गणेश भगवान की मूर्ति। अर्जुन ने इतना ही कहा था कि बीच में ही समीर उसे टोक देता है और कहता है, क्या मूर्ति लाकर रखा है? मूर्ति छोड़ और यहाँ पर ध्यान दे, समझा? चल अब कैमरे में देख और सब लोग बोलो चीज। चीज सब लोग एक साथ बोलते हैं। क्लिक क्लिक फोटो खींचने की आवाज आती है। अजय गोंदिया स्टेशन पर पहुंच गया था और वहां पर अनाउंसमेंट हो रही थी, चावल नगरी में आपका स्वागत है। स्टेशन पर ही लगे एक बुक की दुकान के पास अजय आता है और दुकानदार से कहता है, सुनो, इस लड़की को देखा है क्या कभी? अजय ने गौरी की फोटो दिखाते हुए कहा। तभी स्टेशन पर से एक मालगाड़ी गुजरती है। छुक छुक मालगाड़ी गुजरने की आवाज आने लगती है। मालगाड़ी की आवाज के कारण अजय को कुछ समझ नहीं आता है दुकानदार ने क्या कहा था। क्या बोला तुमने? मेरे को समझ नहीं आया, जरा फिर से बताना। इस लड़की को कहीं देखा है क्या? अजय ने कहा। नहीं साहब, नहीं देखा है। दुकानदार ने बिना फोटो को देखे अपनी किताबों को जमाते हुए कहा। पहले फोटो तो देख लो यार, सीधे हवालात में देखोगे। सॉरी साहब, अभी देखता हूँ। दुकानदार फोटो को अपने हाथ में लेता है और कहता है, नहीं साहब, नहीं देखा। कुछ याद करने की कोशिश करो, शायद याद आ जाए। सुना है खिलौने बेचा करती थी यहाँ पर? नहीं साहब, मैंने तो उसे पहले कभी नहीं देखा। 20 साल से यहीं पर दुकान है मेरी। कौन स्टेशन पर क्या बेच रहा है, कितना कमाता है, पुलिस वालों को कितना हफ्ता देता है, सब खबर रखता हूँ मैं। अच्छा ठीक है। अजय स्टेशन की हर स्टॉल पर गौरी के बारे में पूछने लगता है, पर उसे गौरी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। रुद्र और उसके दोस्त लोग गोंदिया स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। रुद्र को छोड़कर सभी जिप्सी से उतर जाते हैं और अपना सामान भी जिप्सी से निकाल लेते हैं। सुनो, एक काम करो, तुम लोग अंदर जाओ, मैं जिप्सी को पार्किंग पर लगा कर आता हूँ और प्लेटफॉर्म टिकट लेकर आता हूँ। रुद्र ने जिप्सी में बैठे बैठे कहा। हाँ ठीक है, पीयूष ने कहा। रुद्र को छोड़कर सभी लोग गोंदिया स्टेशन के अंदर चले जाते हैं और रुद्र जिप्सी चालू कर जिप्सी को पार्किंग में लगाने चला जाता है। अजय ने स्टेशन की सभी दुकानों पर गौरी के बारे में पूछ लिया, पर उसके हाथ में सिवाय नाकामी के कुछ नहीं लगा था। अजय उम्मीद हारकर गोंदिया स्टेशन के बाहर निकल जाता है। रुद्र ने प्लेटफॉर्म टिकट ले ली थी और वो स्टेशन के अंदर चला जाता है। जब वो स्टेशन के अंदर घुसता है तो देखता है स्टेशन पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। ट्रेन की अनाउंसमेंट की आवाजें सुनाई दे रही थी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 1593 बिलासपुर नागपुर पन्ना झांसी जाने वाली बिलासपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है। चाय गर्मा गर्म चाय, 20 के 5 समोसे, 20 के 5 हर मल 10 रुपए। स्टेशन पर अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही थी। रुद्र अपने दोस्तों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ढूंढने लगता है। वो पूरा प्लेटफॉर्म घूम लेता है, पर उसे उसके दोस्त कहीं नजर नहीं आते। तो वो अर्जुन को कॉल करता है। हेलो, हाँ अर्जुन, कहाँ पर हो तुम लोग? मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो? यार हम लोग यही प्लेटफॉर्म पर ही तो हैं। अरे यहाँ पर कहाँ पर? कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पर हो तुम? ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर है। यार तो वहां पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी ट्रेन तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है ना। क्या पर पीयूष ने तो कहा था कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। यार वो तो बेवकूफ है, पढ़ा लिखा अनपढ़ कहीं का। पर तुम लोग तो समझदार हो ना, एक बार स्टेशन का बोर्ड या अपनी टिकट पर देख लेते। यार ये पीयूष ने स्टेशन के बोर्ड पर ही पढ़ा था, लगता है साले ने गलत ट्रेन देख ली। चल अब ये सब छोड़ और जल्दी से सबको लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ जा। 15 मिनट में तुम्हारी ट्रेन आ रही है। हाँ भाई अभी आते हैं। इतना कहकर अर्जुन फोन कट कर देता है। रुद्र प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बनी एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है और अपने दोस्तों का इंतजार करने लगता है। रुद्र के हाथ में 3 प्लेटफॉर्म की टिकट थी। उस प्लेटफॉर्म टिकट को देखते देखते रुद्र अपनी पुरानी यादों में खो जाता है और उसको याद आता है कि वो पल जब तन्वी उसको भोपाल स्टेशन पर छोड़ने आया करती थी। उसको याद आता है जब उसके कॉलेज का 6th सेमेस्टर खत्म हुआ था और तन्वी उसे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई थी। रुद्र प्लीज मत जाओ ना, तन्वी ने रुद्र का हाथ पकड़ते हुए कहा। तन्वी जाना ही पड़ेगा। अरे ये क्या, मैं तो तुम्हारे लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेना ही भूल गया, मैं अभी लेकर आता हूँ। रुद्र उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैं क्या करूंगी लेकर? अगर टीसी आ गया तो कह दूंगी मेरा पति मुझे अकेला छोड़कर चला गया। अच्छा, और पति कौन है? तुम। और कौन? तन्वी तुम ना मरवाओगी एक दिन मुझे, रुद्र ने हंसते हुए कहा। यहीं पर रुको, मैं भी तुम्हारे लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेकर आता हूँ। रुकी तो हुई हूँ रुद्र, तुम भी रुक जाओ ना, और प्लीज इस बार मत जाओ। तन्वी ये क्या है, जब से मत जाओ लाकर रखा है। रूम पर भी पैकिंग करते हो तुम यही कह रही थी कि मत जाओ। बस मैं भी यही कह रही थी कि मत जाओ, और अब यहाँ स्टेशन पर भी तुमने यही रेट लगा रखी है मत जाओ। आखिर तुम क्यों रोक रही हो मुझे?
पता नहीं रुद्र, इस बार मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यदि तुम घर गए तो कभी मैं तुम्हें खो दूंगी, तुम मुझसे बहुत दूर चले जाओगे। तन्वी, ये बस तुम्हारे मन का वहम है। 3 साल से हम साथ हैं और अब बस 1 साल बचा है हमारी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने में। जैसे ही मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई उससे पहले ही मेरा कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, फिर पक्का मैं तुम्हें माँ से मिलवाने गाँव ले जाऊंगा। रुद्र, अगर कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ तो? तन्वी, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? रुद्र, मुझे तुम पर भरोसा है पर अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है। बचपन से ही जो चीज मुझे पसंद थी वो भगवान ने मुझसे छीन ली और अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तन्वी, मैंने कहा ना मैं वापस आ जाऊंगा, बस 1 महीने की बात है। पक्का ना रुद्र? हाँ मेरी तन्वी, पक्का। वादा करो। वादा, ऐसे नहीं जैसे हम करते थे वैसा वादा करो रुद्र। ओके बाबा। रुद्र अपने राइट हैंड की बीच की उंगली आगे करता है और बाकी सब उंगलियां बंद कर देता है। तन्वी भी अपने राइट हैंड की बीच की उंगली आगे करती है और बाकी सब उंगली बंद कर देती है। वो अपने दोनों हाथों की बीच की उंगली एक दूसरे के बीच की उंगली करीब लाते हैं और उस उंगली से ही एक दूसरे की उंगली को पकड़ लेते हैं। अब करो वादा रुद्र, तन्वी ने धीरे से कहा। वादा तन्वी, हम दोनों जरूर मिलेंगे। रुद्र अपनी यादों में ही खोया हुआ था। तभी वहां पर अर्जुन आ जाता है और कहता है, भाई कहाँ खोया है और कब से मैं तुझे कॉल लगा रहा हूँ, उठ क्यों नहीं रहा है? वो मोबाइल साइलेंट मोड पर हो गया था। तन्वी देखती है रुद्र ने अपने दोनों हाथों की बीच की उंगली को वैसे ही पकड़ा हुआ था जैसे वो एक दूसरे से वादा करते हुए पकड़ते थे। उसे भी वो पल याद आ जाता है जब आखिरी बार उसने रुद्र को स्टेशन पर छोड़ा था और रुद्र ने उससे वादा किया था। रुद्र मन ही मन सोचने लगता है कि काश उस दिन मैंने तन्वी की बात मान ली होती और मैं रुक गया होता तो आज तन्वी मेरे साथ होती, आज मेरी गौरी से नहीं बल्कि तन्वी से शादी हो रही होती। रुद्र ये सोच ही रहा था कि तभी अर्जुन रुद्र के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछता है, क्या सोच रहा है भाई? कुछ नहीं, रुद्र ने कहा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 5713 रायपुर गोंदिया नागपुर इटारसी होशंगाबाद भोपाल के रास्ते जयपुर से चलकर भोपाल को जाने वाली समता एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। स्टेशन पर अनाउंसमेंट होती है। रुद्र बेंच पर से उठ जाता है। यार तुम्हारे कोच का डिब्बा यहीं पर लगने वाला है ना? A2 में पीयूष ने कहा। हाँ भाई यहीं पर लगने वाला है, वहां नहीं जहां तू ले गया था, समीर ने हंसते हुए कहा। अर्जुन रुद्र के कान में कहता है, रुद्र अभी भी वक्त है, तन्वी यहीं पर खड़ी है, यदि मन में कुछ बात है जो तू कहना चाहता है तो कह सकता है। नहीं अर्जुन, अब काफी देर हो गई है और वक्त निकल चुका है और तुझे पता है ना वक्त कभी लौट कर वापस नहीं आता। कुछ ही पल में वहां पर ट्रेन आ जाती है और स्टेशन पर आकर रुक जाती है। सभी लोग कोच A2 की तरफ जाने लगते हैं और समीर ने अपना बैग ट्रेन के अंदर रखा ही था और वो अंदर ही घुसने वाला था कि तभी कोई उसे पीछे से रोक लेता है और कहता है, रुक जाओ तुम लोग, कहीं नहीं जा सकते। रुक जाओ तुम लोग, नहीं जा सकते। जब समीर पीछे मुड़ता है तो देखता है उसका हाथ इंस्पेक्टर अजय ने पकड़ रखा था। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप, अभी हमें देर हो रही है, आपको जो भी बात करनी है फोन पर कर लीजिएगा वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी, समीर ने कहा। लगता है समीर तुमने ठीक से सुना नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने कहा तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। क्या? सबने एक साथ हैरानी से कहा। समीर अपना बैग लेकर ट्रेन से नीचे उतर जाता है। कुछ ही देर में ट्रेन स्टेशन से चली जाती है। क्या आप हमें बता सकते हैं आपने हमें क्यों रोका है? आपके कारण हमारी ट्रेन छूट गई, तन्वी ने कहा। मिस तन्वी, शायद आप भूल रही हैं कि अभी यहाँ पर एक केस की तहकीकात चल रही है। हाँ पता है, गौरी की फोटो अभी तक आपको मिल गई ना, तो उसको ढूंढना हमारा काम तो नहीं है, ये तो आपका काम है ना, तन्वी ने कहा। आप पुलिस वालों को उनका काम बस समझाइए, पुलिस वालों को अच्छे से उनका काम बताए, समझिए आप। अभी हमें सिर्फ गौरी की फोटो मिली है, गौरी नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? अनन्या ने कहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब तक गौरी नहीं मिल जाती आप लोग कहीं नहीं जा सकते। क्या? सबने एक साथ हैरानी से कहा। जी हाँ। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपको पता भी है हमारे कितने काम पेंडिंग पड़े हुए हैं? अनन्या ने कहा। वो सब मुझे नहीं पता, बस मुझे पता है कि जब तक गौरी नहीं मिल जाती आप लोग कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि गौरी के चक्कर में किसी का खून हुआ है, जिस कारण ये केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अजय, तुम हमारी बचपन की दुश्मनी का बदला मेरे दोस्तों से क्यों ले रहे हो? रुद्र ने कहा। रुद्र, मैं कुछ बदला नहीं ले रहा हूँ, बस अपना काम कर रहा हूँ, समझे? ऐसे मेरे दोस्तों को परेशान करके। रुद्र, परेशान वही होते हैं जिन्होंने कोई गलत काम किया हो। यदि तुम्हारे दोस्तों ने कोई गलत काम नहीं किया है तो इन्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, समझे? मेरी समझ नहीं आता कि ये लोग केस सॉल्व करने तक क्यों नहीं रुक जाते, क्योंकि इस केस के अलावा भी बहुत सारे काम हैं, समीर ने कहा। अजय, तुम किस वजह से मेरे दोस्तों को रोक रहे हो? क्या सबूत है गौरी के गायब होने और भिखारी के खून के पीछे मेरे दोस्तों का हाथ है? रुद्र ने कहा। रुद्र, मेरे पास तुम्हारे दोस्तों के खिलाफ भले कोई सबूत नहीं हो, पर तुम्हारे खिलाफ जरूर सबूत है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल कर तुम्हें सीधा अंदर कर देता हूँ, और याद रखना फिर भिखारी के खून के लिए तुम्हें सीधा जेल होगी, जिंदगी भर
सलाखों के पीछे सड़ते रहोगे। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, हम रुकने के लिए तैयार हैं, तन्वी ने कहा। ये तुम क्या बोल रही हो तन्वी, तुम्हें पता है ना इससे हमें हमारे काम का कितना लॉस होगा, अनन्या ने कहा। आई थिंक तन्वी ठीक कह रही है, हमें अपने काम से ज्यादा अपने दोस्त के बारे में सोचना चाहिए। अगर हमारे यहाँ रुकने से रुद्र को जेल नहीं होती तो हम यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हैं, समीर ने कहा। ये हुई ना बात, वो तो अच्छा हुआ कि गौरी के बारे में पूछताछ करने के लिए मैं यहाँ पर आ गया था और वापस जाते वक्त पार्किंग में मैंने रुद्र की जिप्सी देख ली और यहाँ पर वापस चला आया, वरना तुम सब तो चिड़िया की तरह फुर्र हो जाते। याद रखना, गोंदिया छोड़ने की सोचना भी मत, वरना तुम्हारा ये दोस्त रुद्र सलाखों के पीछे होगा। इतना कहकर अजय वहां से चला जाता है। यार ये अजय बिना पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा है। सॉरी यार, मेरे कारण तुम लोग भी फंस गए, रुद्र ने कहा। यार इसमें सॉरी कहने वाली क्या बात है, यदि मुसीबत के वक्त दोस्त काम नहीं आएंगे तो कौन आएंगे, तू फिक्र मत कर, देखना एक गौरी जल्दी मिल जाएगी, समीर ने कहा। संतोष अपने कमरे में अंधेरे में बैठा हुआ था। कमरे की सारी लाइट उसने बंद कर दी थी। बिस्तर पर बैठे बैठे वो कुछ सोच रहा था। तभी उस कमरे में आयशा आ जाती है और लाइट जलाते हुए कहती है, क्या हुआ जी, आप ऐसे अकेले अंधेरे में क्यों बैठे हैं? संतोष आयशा की बातों का कुछ जवाब नहीं देता। आयशा अपने हाथों से संतोष को हिलाते हुए कहती है, ए जी। आयशा की आवाज सुनकर संतोष घबराते हुए कहता है, हाँ क्या हुआ, आप ऐसे अंधेरे में क्यों बैठे हैं और ये आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आयशा ने संतोष के माथे पर का पसीना पोंछते हुए कहा, वो बस ऐसे ही। ए जी, पत्नी हूं आपकी, बताइए ना क्या बात है जो आप इतना परेशान हो रहे हैं? कुछ भी तो नहीं, तभी आप ऐसे यहाँ पर अकेले अंधेरे में बैठे हुए हैं। वो आयशा, बात यह कि जो सुबह तुमने नारियल के टुकड़े दरवाजे पर देखे थे, उस नारियल की बलि मैंने दी थी। क्या? आयशा ने हैरानी के साथ कहा। हाँ, पर मैंने वो नारियल की बलि तालाब के पास दी थी। समझ नहीं आता कि वो नारियल के टुकड़े हमारे घर के दरवाजे के पास कैसे आ गए। पर आपने वो बलि दी ही क्यों थी? भूल गई हमने लड़के की चाहत में क्या क्या पाप किए थे? उसी बलि को हमारे सिर से हटाने के लिए मैंने वो बलि दी थी। आयशा को जवाब नहीं देती है। थोड़ी देर बाद वो कहती है, पर सुबह तो आप कह रहे थे कि वो नारियल के टुकड़े टाइगर उठाकर ले आया होगा। वो तो मैंने उस वक्त मामला ज्यादा न बढ़े इसलिए कह दिया था। तुम ही सोचो, टाइगर एक कुत्ता है और बुरी शक्तियां उन्हें नजर आ जाती हैं। टाइगर कैसे वो नारियल उठाकर ला सकता है? वो भी तो बुरी बला को टालने के लिए किया गया एक टोटका ही था। तो फिर किसने वो नारियल के टुकड़े हमारे दरवाजे पर लाकर रख दिए? आयशा ने डरते हुए कहा। पता नहीं आयशा, पर मुझे तो इसमें मेघ गांव की चुड़ैल का हाथ लगता है। पर वो ये सब कैसे कर सकती है? वो तो मेघ गांव में कैद है, भूल गए? आप पंडित सुशलाचार्य ने खुद उन्हें कैद किया था उस दरवाजे के पीछे। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा आयशा कि यदि वो चुड़ैल मेघ गांव के अंदर कैद है तो क्या उसके पास इतनी शक्तियां हैं कि वो बिना बाहर निकले ये सब कुछ कर रही है? सोचो, जिस दिन वो बाहर निकल गई तो क्या होगा? वो सबको मार देगी, अपना बदला लेकर रहेगी वो। आप शुभ शुभ बोलिए जी, ऐसा मत कहिए। रुद्र और उसके दोस्त लोग वापस घर पहुंच जाते हैं। जैसे रुद्र हवेली के पास जिप्सी रोकता है, रुद्र की माँ आयशा और संतोष को जिप्सी की आवाज आ जाती है और वो लोग हवेली के हॉल में आ जाते हैं। जब रुद्र की माँ ने रुद्र के दोस्तों को देखा तो वो हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या बेटा, तुम्हारी ट्रेन छूट गई क्या? नहीं माँ, रुद्र ने कहा। फिर? आयशा ने कहा। वो इंस्पेक्टर अजय ने हमें जाने नहीं दिया, अनन्या ने कहा। पर क्यों? संतोष ने कहा। उसने कहा है कि जब तक केस की तहकीकात पूरी नहीं हो जाती और गौरी नहीं मिल जाती हम लोग कहीं नहीं जा सकते, समीर ने कहा। क्या? रुद्र की माँ ने हैरानी के साथ कहा। हाँ माँ, रुद्र ने कहा। पर इस केस से तुम लोगों को क्या लेना देना है? वो तुम्हें क्यों रोक रहा है? संतोष ने कहा। चाचा, अजय को लगता है गौरी गायब होने के पीछे मेरे दोस्तों का हाथ है, रुद्र ने कहा। क्या? पर उसे ऐसा क्यों लगता है? संतोष ने कहा। वो क्या है ना अंकल, रुद्र और तन्वी कॉलेज में एक दूसरे से प्यार करते थे। पीयूष अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अर्जुन पीयूष की बात काट देता है। वो रुद्र, तन्वी, मैं, समीर और अनन्या, हम सब रुद्र के बेस्ट फ्रेंड है ना, इसलिए उसे लगता है कि गौरी को गायब करने के पीछे हमारा हाथ है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि उसे ऐसा क्यों लगता है? पता नहीं अंकल, ये तो सिर्फ उसे पता है, समीर ने कहा। चाचा, मुझे पता है वो बस बचपन का बदला ले रहा है। बचपन का बदला मतलब? कैसा बदला? संतोष ने कहा। वही तो मुझे भी नहीं पता चाचा, पता नहीं क्या हुआ था हम दोनों के बीच बचपन में। माँ, क्या आपको कुछ याद है कि अजय और मेरे बीच में क्या हुआ था बचपन में? नहीं रुद्र, मुझे तो कुछ याद नहीं तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। बस ये पता है कि तुम दोनों बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे, यहीं पर इसी हवेली में साथ साथ खेला करते थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, अजय ने हमारे घर में आना बंद कर दिया और तुमने भी उसके घर जाना बंद कर दिया। तुम लोग परेशान मत हो बेटा, गौरी जल्दी ही मिल जाएगी। वो लेना सब ठीक कर देंगे। तुम लोग थक गए होगे, हाथ पैर धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ, आयशा ने कहा। रात के 10 बज रहे थे। स्वाति अपने कमरे में सो चुकी थी। अनन्या और तन्वी स्वाति के पास ही बैठकर बातें कर रही थी। तो फिर आगे तुमने क्या सोचा है तन्वी? अनन्या ने कहा। किस बारे में? शादी के बारे में। उसके बारे में क्या सोचना है, जब होनी रहेगी तब हो जाएगी, और कब होगी पता नहीं। किससे होगी? अनन्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी शादी किससे होने वाली है? हाँ पता है, उससे ही जिससे मेरे मम्मी पापा चाहेंगे। अनन्या की बात सुनकर तन्वी उदास हो जाती है। अनन्या समझ जाती है कि तन्वी क्यों उदास हो गई है। सॉरी तन्वी, मैं भूल गई थी, तुम्हारे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। कोई बात नहीं अनन्या, मुझे पता था तुम्हारा मतलब नहीं था। अनन्या धीरे से चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, देखो तन्वी, मैं ये कह रही थी अच्छा मौका है,
तुम्हें ना रुद्र से फिर तुम्हारे अधूरे रिश्ते की बात करनी चाहिए। मुझे तुम दोनों को ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगता। कॉलेज के दिन में तुम दोनों कितने खुश दिखते थे, हर जगह साथ साथ दिखते थे, साथ साथ रहते थे। पर पता नहीं तुम दोनों के रिश्ते को किसकी नजर लग गई कि इंजीनियरिंग के आखिरी साल में तुम दोनों अलग हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था फाइनल ईयर में? तन्वी बताओ ना मुझे आज तक नहीं पता चला। कुछ लोगों को और कुछ बातों को भुला दिया जाए, उसी में भलाई होती है, वरना वो लोग आपको जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देते। तन्वी, मेरे सवाल का जवाब नहीं था। सॉरी अनन्या, पर मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। तन्वी, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं, तुम तो मुझे बता सकती हो ना। पक्का मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तन्वी, बात किसी को बताने और नहीं बताने की नहीं हो रही है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को अपनी जिंदगी में खुद से छुपा कर रखनी पड़ती हैं। तो मतलब तुम नहीं बताओगी? अनन्या, सॉरी, पर मेरी मजबूरी समझो। ओके ठीक है, अब तुम मुझसे कोई बात मत करना, समझी तुम? अनन्या ने गुस्से में कहा। अनन्या तुम ना, तन्वी ने प्यार से कहा। अनन्या बेड के ऊपर स्वाति के पैरों के पास रखे ब्लैंकेट को उठाती है और उसे ओढ़कर गुस्से में सो जाती है। अब अनन्या, मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो बातें मैं कभी याद नहीं करना चाहती, उन यादों को मैंने जला दिया है, तन्वी ने अपने मन में कहा। तन्वी स्वाति के बगल में लेट जाती है और छत पर लगे हुए पंखे को गोल गोल घूमते हुए देखते देखते सो जाती है। सुबह के 8 बज रहे थे जब तन्वी की नींद खुलती है तो वो देखती है उसके बगल में स्वाति तो सो रही थी, पर अनन्या उसे नहीं दिख रही थी। उसे लगता है कि वो फ्रेश होने गई होगी। जब आधा घंटा बीत जाता है और अनन्या बाथरूम से बाहर नहीं आती तो तन्वी को उसकी फिक्र होने लगती है। तन्वी बिस्तर पर से उठती है और वॉशरूम का गेट खटखटाती है। जब वो वॉशरूम का गेट खटखटाती है तो देखती है कि वॉशरूम का गेट पहले से ही खुला हुआ था। तन्वी अंदर जाती है और देखती है कि वॉशरूम के अंदर अनन्या नहीं थी। तन्वी को लगता है कि अनन्या शायद नीचे हॉल में होगी, उससे नाराज होकर वहां पर बैठी होगी। जब तन्वी नीचे जाती है तो अनन्या उसे हॉल में भी नहीं दिखती। हॉल से तन्वी रसोई घर में जाती है, पर रसोई घर के अंदर भी अनन्या नहीं थी। रसोई घर से तन्वी जब हवेली के गेट पर पहुंचती है तो देखती है कि बाहरी आंगन में राम काका झाड़ू लगा रहे थे। तन्वी उनसे पूछती है, राम काका, आपने अनन्या को देखा क्या? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा, राम काका ने जवाब दिया। राम काका की बात सुनकर तन्वी परेशान हो जाती है। तन्वी को यूं परेशान होते हुए देख राम काका तन्वी से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ है क्या? बड़ी परेशान लग रही हो। नहीं राम काका, वो बस। तन्वी राम काका की बात का पूरा जवाब नहीं देती और भागते हुए हवेली के अंदर जाने लगती है। जब तन्वी हवेली के अंदर पहुंचती है तो वहीं पर आयशा और रुद्र की मां बैठी हुई थी। तन्वी भागते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगती है। अरे क्या हुआ तन्वी बेटा, ऐसे क्यों भाग रही हो? रुद्र की मां ने कहा। तन्वी रुद्र की मां की बात का कुछ जवाब नहीं देती और भागते हुए रुद्र के रूम की तरफ जाने लगती है। तन्वी को यूं भागते हुए देख रुद्र की मां को कुछ अजीब लगता है और वो भी तन्वी के पीछे पीछे जाने लगती है। आयशा भी पीछे पीछे जाने लगती है। तन्वी रुद्र के रूम के पास पहुंचती है और जोर जोर से उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। थोड़ी देर बाद रुद्र दरवाजा खोलता है और उबासी लेते हुए कहता है, क्या हुआ यार, सोने भी नहीं देते ठीक से? तन्वी घबराते हुए कहती है, अनन्या कहीं दिख नहीं रही है, वो यहाँ पर है क्या? अनन्या यहाँ पर क्या करेगी, वो तो तुम्हारे साथ ही ना। हाँ मेरे साथ ही, पर सिर्फ रात तक, सुबह से पता नहीं कहाँ चली गई है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या? रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। रुद्र और तन्वी की बातें सुनकर बाकी सब भी उठ जाते हैं। ये तुम क्या बोल रही हो तन्वी? अर्जुन ने कहा। हाँ अर्जुन, मैं सच कहती हूँ, अनन्या कहीं नहीं मिल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग अभी देखते हैं। अर्जुन तुम चाचा के कमरे में देखो, समीर तुम किचन में, पीयूष तुम स्वाति के रूम में, और मैं माँ के रूम में देखता हूँ। सब लोग अनन्या को पूरी हवेली में ढूंढने लगते हैं, पर किसी को भी अनन्या नहीं मिलती है। जब बहुत ढूंढने के बाद भी अनन्या किसी को नहीं मिलती तो पीयूष कहता है, यार ये अनन्या एकदम से अचानक कहाँ गायब हो गई? यार ये अनन्या एकदम से अचानक कहाँ गायब हो गई? यार हो सकता है अनन्या कहीं गई हो। एक काम करो, जरा उसे फोन लाकर देखना, समीर ने कहा। हाँ अभी लगाती हूँ, तन्वी ने अपने मोबाइल से अनन्या को फोन लगाते हुए कहा। बेल जा रही है, तन्वी ने कहा। क्या? सबने एक साथ हैरानी से कहा। हाँ पर वो फोन नहीं उठा रही, तन्वी ने कहा। कहीं अनन्या कोई मुसीबत में तो नहीं जो वो फोन नहीं उठा रही है, समीर ने कहा। ऐसा मत बोलो समीर बेटा, रुद्र की मां ने कहा। एक बार और ट्राई करो, शायद उठा ले, अर्जुन ने कहा। तन्वी फिर से अनन्या को फोन लगाने लगती है। अनन्या के मोबाइल बजने की आवाज आने लगती है। धीरे धीरे वो आवाज सभी के करीब आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनन्या का मोबाइल घर में ही बज रहा हो। पीछे से आवाज आती है, तन्वी दीदी, अनन्या दीदी का मोबाइल तो मेरे कमरे में रखा हुआ था। स्वाति ने अनन्या का मोबाइल तन्वी को देते हुए कहा।
अनन्या अपना मोबाइल कभी अपने से दूर नहीं रखती। इनफैक्ट वो जहां पर भी जाती है अपना मोबाइल हमेशा अपने साथ ही ले जाती है। हमें अनन्या को जल्दी से ढूंढना चाहिए, पता नहीं वो ऐसे अचानक कहाँ गायब हो गई, तन्वी ने कहा। रात में अनन्या ने तुमसे कुछ कहा था क्या? अर्जुन ने कहा। तन्वी रात की बात याद करने लगती है और सोचने लगती है कि कहीं रात की बात से नाराज होकर अनन्या कहीं चली तो नहीं गई। थोड़ी देर रुककर तन्वी कहती है, नहीं, रात को अनन्या ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा था, फिर ऐसे अचानक से अनन्या कहाँ गायब हो गई? रुद्र की माँ ने कहा, पहले गौरी गायब हुई थी अचानक, और अब अनन्या, ये सब क्या हो रहा है? आयशा ने कहा। चाची, माँ आप दोनों फिक्र मत कीजिए, हम लोग अभी अनन्या को ढूंढने निकलते हैं, हो सकता है वो यहीं कहीं आसपास के गांव में हो, रुद्र ने कहा। हाँ बेटा, जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए, रुद्र की माँ ने कहा। रुद्र अपने दोस्तों के साथ अनन्या को ढूंढने निकल जाता है। माखनलाल पुलिस स्टेशन में एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था और अपना मोबाइल चला रहा था। पुलिस स्टेशन में उसके सिवा कोई नहीं था। उसके सामने की टेबल के ऊपर गौरी की गुड़िया रखी हुई थी। माखनलाल कुर्सी के ऊपर बैठकर अपना मोबाइल चला ही रहा था कि तभी अचानक टेबल के ऊपर रखी गुड़िया अपने आप नीचे जमीन पर गिर जाती है। माखनलाल सोचने लगता है, ये गुड़िया कैसे गिर गई? माखनलाल कुर्सी से उठता है और उस गुड़िया को उठकर फिर से टेबल के ऊपर रख देता है। माखनलाल वापस से अपनी कुर्सी पर बैठने लगता है, पर जैसे ही वो कुर्सी पर बैठने वाला था, टेबल पर रखी गुड़िया फिर से अपने आप नीचे गिर जाती है। माखनलाल के समझ नहीं आता कि गुड़िया कैसे बार बार अपने आप नीचे गिर रही थी। माखनलाल फिर से गुड़िया को उठाता है। अब नीचे गिरना मत, समझी? यहीं पर रहना, हिलना मत यहां से, वरना बाहर फेंक दूंगा, माखनलाल ने गुड़िया को टेबल के ऊपर पटकते हुए कहा। माखनलाल वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और अपना मोबाइल चलाने लगता है। माखनलाल अपना मोबाइल चला ही रहा था कि तभी मोबाइल चलाते चलाते उसकी नजर उस गुड़िया पर पड़ती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो गुड़िया उसे घूर रही है। गुड़िया की घूरती हुई आंखें देखकर माखनलाल डर जाता है। उस गुड़िया की आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थी। माखनलाल को लगता है ये उसका सिर्फ वहम है, इसलिए वो अपनी कुर्सी का मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और फिर से अपना मोबाइल चलाने लगता है। मोबाइल चलाते वक्त भी माखनलाल के मन में बार बार गुड़िया का चेहरा आ रहा था। माखनलाल धीरे से अपनी मुंडी गुड़िया की तरफ मोड़ता है और गुड़िया को देखने लगता है। गुड़िया अभी भी माखनलाल को घूरे जा रही थी। उसकी आंखें अभी भी सफेद थीं। माखनलाल गुड़िया को देखकर डर जाता है और सहम जाता है। देखते ही देखते वो गुड़िया अपनी पूरी मुंडी गोल घुमा लेती है। माखनलाल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो अपने हाथों से अपनी आंखें मलता है और फिर से गुड़िया को देखने लगता है और अचानक उसके सामने से गुड़िया गायब हो जाती है। माखनलाल के समझ नहीं आता कि गुड़िया कहाँ गायब हो गई। अभी थोड़ी देर पहले तो उसकी आंखों के सामने थी। माखनलाल पसीने से लथपथ हो जाता है। उसका माथा पूरी तरह पसीने से भीग जाता है। माखनलाल अभी भी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था। तभी अचानक से पुलिस स्टेशन की लाइट बंद चालू होने लग जाती है। माखनलाल की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। माखनलाल डर जाता है और डर के मारे वो कुर्सी को कसकर पकड़ लेता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये लाइट बंद चालू कैसे हो रही है? और वो गुड़िया कहाँ गायब हो गई? माखनलाल ने डरते हुए खुद से कहा। लाइट बार बार बंद चालू हो रही थी। माखनलाल बहुत डर गया था। तभी अचानक उसे ऐसा लगता है कि उसने गुड़िया को नीचे गिरते हुए देखा। वो डरते डरते कुर्सी के ऊपर बैठकर ही नीचे झुकता है और टेबल के नीचे देखने लगता है। लाइट बार बार बंद चालू हो रही थी, जिस कारण उसे टेबल के नीचे कुछ दिखाई नहीं देता। वो अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करता है और फिर से टेबल के नीचे गुड़िया को देखने लगता है, पर उसे टेबल के नीचे गुड़िया नहीं दिखती। वो वापस से कुर्सी को पकड़कर बैठ जाता है। माखनलाल टेबल के ऊपर रखी पानी की बोतल से पानी पीता है और अपनी आंखें बंद करके लंबी सांस लेता है। माखनलाल की आंखें अभी भी बंद थीं। तभी अचानक से उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके सीने के ऊपर बैठ गया हो। उसे उसके सीने पर दबाव महसूस होने लगता है और अचानक से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और जोर जोर से गला दबाने लगता है। माखनलाल जोर से चीखने लगता है, नहीं नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ। माखनलाल, ये पागलों की तरह चीख क्यों रहे हो? अजय की आवाज आती है। अजय की आवाज सुनकर माखनलाल की नींद खुल जाती है और वो हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोलता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो गुड़िया उसके सीने के ऊपर थी और उसके हाथ माखनलाल के गले के ऊपर थे। साहब देखिए, मैंने कहा था ना, ये गुड़िया जादुई है, देखिए मेरा गला दबा रही है, माखनलाल ने डरते हुए कहा। अब दोपहर में भी यदि सोओगे तो यही लगेगा ना, ये गुड़िया तुम्हारा गला दबा रही है। ये गुड़िया मैंने ही तुम्हें फेंक कर मारी थी, तुम्हारे खराटों की वजह से। इतनी गर्मी में तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? देखो, पूरा बदन तुम्हारा पसीने से भीग गया है, अजय ने दूसरे टेबल पर बैठे बैठे कहा। क्या साहब, आपने गुड़िया मुझे फेंक कर मारी? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आपको पता है ना इस गुड़िया से मुझे कितना डर लगता है। आउच! माखनलाल ने अपनी नाक पर हाथ लगाते हुए कहा। क्या हुआ? वो साहब कुछ नहीं। अरे खून कैसा? माखनलाल ने अपने हाथ की उंगलियां देखते हुए कहा।
माखनलाल की नाक के ऊपर खून की बूंद थी, उसकी नाक के ऊपर एक खरोच का निशान था। वो ऐसा दिख रहा था जैसे किसी ने उसको नोच दिया हो। ये तुम्हारी नाक पर खून कैसे माखनलाल? पता नहीं साहब, देखिए ताजा ही है, जैसे अभी भी हुआ हो। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें गुड़िया फेंक कर मारी थी ना कि कोई नुकीली चीज, अजय ने माखनलाल के पास जाते हुए कहा। पता नहीं साहब, जब मैं सोया था तब तो ये निशान नहीं था। आपने गुड़िया फेंक कर मारी तभी खरोच का निशान मेरी नाक पर आया। ये गुड़िया तो पूरी कपड़ों की बनी हुई है, इससे ऐसी खरोच कैसे लग सकती है? अजय वो गुड़िया को जमीन से उठाते हुए कहता है। माखनलाल, हो सकता है गुड़िया पूरी कपड़ों की नहीं बनी हो, जरा कैंची देना मुझे। जी साहब, अभी देता हूँ। माखनलाल टेबल का दराज खोलता है और उसके अंदर से कैंची निकालता है। माखनलाल कैंची अजय को देते हुए कहता है, पर साहब आप इससे करने क्या वाले हैं? इस गुड़िया का पोस्टमार्टम। क्या? पर ये तो सबूत है ना, आप ऐसे कैसे इसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं? ये तो कानून के खिलाफ है ना। हाँ माखनलाल, मुझे पता है, पर कभी कभी कुछ केस को सॉल्व करने के लिए कुछ कानून तोड़ने पड़ते हैं। अजय माखनलाल के हाथ से कैंची लेता है और गौरी की गुड़िया को काटने लगता है। कुछ ही देर में अजय गौरी की गुड़िया को फाड़ देता है। गौरी की गुड़िया कपड़ों की बनी हुई थी, जिस वजह से टेबल के ऊपर कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े फैल जाते हैं। अजय अपने हाथों से वो कपड़ों के टुकड़े एक एक करके अलग अलग हटाने लगता है। तभी उसके कपड़ों के बीच में एक चाबी मिलती है। माखनलाल, ये देखो चाबी। क्या साहब, चाबी? वो भी गुड़िया के अंदर? हाँ माखनलाल, देखो। अजय ने माखनलाल को अपने हाथ की चाबी दिखाते हुए कहा। साहब, ये चाबी इस गुड़िया के अंदर कैसे आ गई? पता नहीं माखनलाल, और ये चाबी आम चाबियों की तरह नहीं है। अच्छे से देखो, इस चाबी के दांत नहीं है और इस चाबी के ऊपर चांद और सूरज बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चंद्र ग्रहण हो रहा है, सूरज का प्रकाश चांद तक नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ साहब, पर समझ नहीं आता ये चाबी गौरी ने गुड़िया के अंदर क्यों रखी थी? पता नहीं, पर ये गुड़िया गौरी ने रुद्र की माँ को दी थी। हो सकता है रुद्र की माँ इस चाबी के बारे में कुछ जानती हो। हाँ साहब, ये हो सकता है। तुम ये जो सबूत टेबल पर फैले हुए हैं, इसे साफ करो। मैं चाबी लेकर रुद्र के घर पर जाता हूँ और इस चाबी के बारे में रुद्र की माँ से पूछता हूँ। जी साहब। रुद्र की माँ आयशा, संतोष, स्वाति और तन्वी एक साथ हॉल में बैठे हुए थे और रुद्र और उसके दोस्तों के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर रुद्र अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। तन्वी हड़बड़ाते हुए रुद्र से पूछती है, क्या हुआ रुद्र, अनन्या मिली क्या? नहीं तन्वी, नहीं मिली, रुद्र ने कहा। क्या? तन्वी ने हैरानी के साथ कहा। फिर अनन्या कहाँ जा सकती है? यदि वो आसपास के गांव में भी नहीं है तो? रुद्र की माँ ने कहा। पता नहीं माँ, रुद्र ने कहा। अब हमें इंस्पेक्टर अजय को इस बारे में बता देना चाहिए और अनन्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा लेनी चाहिए, संतोष ने कहा। चाचा, अभी 24 घंटे नहीं हुए, वो रिपोर्ट नहीं लिखेगा, रुद्र ने कहा। सब लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर अजय आ जाता है। अजय को अचानक से देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ? आप सब लोग मुझे देखकर यूं परेशान क्यों हो गए? अजय ने कहा। कोई को जवाब नहीं देता। अजय उन सबके चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ने लगता है और देखता है कि वहां पर सब लोग थे, पर अनन्या उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो कहता है, अनन्या कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। पर फिर कोई जवाब नहीं देता है। अजय फिर से पूछता है, मैंने पूछा अनन्या कहाँ है? अजय, वो बात यह है कि सुबह से अनन्या कहीं नजर नहीं आ रही है, रुद्र ने कहा। क्या? अजय ने हैरानी के साथ कहा। हाँ अजय, तो तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? वो हम तुम्हारे पास आने ही वाले थे कि तभी तुम यहाँ आ गए और अभी 24 घंटे भी तो नहीं हुए ना। वो एक कानूनी प्रक्रिया है, पर तुम लोग इतला तो कर सकते थे ना। ये बताओ कि आखिरी बार अनन्या को किसने देखा था? मैंने देखा था, तन्वी ने कहा। ओ, तो मिस तन्वी आपने? जी हाँ, कल रात हम दोनों ने देर रात तक बातें की और जब सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने देखा अनन्या बिस्तर पर नहीं थी। फिर हमने उसे घर पर ढूंढना शुरू कर दिया, पर वो कभी कहीं नहीं मिली। क्या? पर ऐसे अचानक अनन्या कहाँ गायब हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने काम के चक्कर में गोंदिया छोड़कर चली गई हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनन्या के लिए पहले दोस्ती है, फिर काम, समीर ने कहा। और वैसे भी उसका मोबाइल और सारा सामान घर पर ही है। यदि उसे जाना होता तो वो अपना सामान भी अपने साथ लेके जाती, तन्वी ने कहा। तो मतलब तुम लोग ये कहना चाहते हो कि अनन्या का किसी ने किडनैप कर लिया है? हाँ, हमें तो यही लगता है बेटा, रुद्र की माँ ने कहा। पर किसने? अजय ने कहा। पता नहीं, उसे तो यहाँ पर कोई जानता भी नहीं है और ना ही वो किसी को यहाँ पर जानती है, तन्वी ने कहा। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं माखनलाल से उसे अभी अनऑफिशियल तरीके से ढूंढने के लिए कह देता हूँ। पर रुद्र, कल तुम्हें और तन्वी को पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा अनन्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने। क्या? पर तन्वी और मुझे क्यों? मैं अकेला भी तो आ सकता हूँ, रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। क्योंकि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं और वो भी अकेले में, और तन्वी को लेकर इसलिए क्योंकि आखिरी बार तन्वी ने ही अनन्या से बात की थी और उसे देखा था। ठीक है, मैं आ जाऊंगा कल। अरे, अनन्या के चक्कर में मैं तो बताना ही भूल गया, मैं यहाँ किस काम से आया था। क्या आप में से कोई इस चाबी के बारे में कुछ जानता है? अजय ने अपनी जेब में से एक पॉलिथीन का बैग निकाला जिसमें चाबी रखी थी। निकालते हुए कहा। सब लोग वो चाबी देखने लगते हैं।
ये चाबी तो बहुत पुरानी दिख रही है और एंटीक भी है, पर ये अधूरी है, इसके दांत नहीं है, इससे कोई ताला नहीं खुल सकता। किसी ने इसे बनाने की कोशिश की है पर कोई पूरी नहीं बना पाया। पुराने जमाने में ऐसे ताले बनते थे जिसे खोलना मुश्किल हो और वो खास चाबियों से ही खुलते थे। इस पर चांद और सूरज बने हैं और ऐसे ताले तो भूत प्रेत और चुड़ैलों को कैद करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, अर्जुन ने कहा। क्या? अजय ने हैरानी के साथ कहा। हाँ, तुमने ये कहाँ पढ़ा? अजय ने कहा। तंत्र शास्त्र की किताब में। ये चाबी तुम्हें कहाँ से मिली बेटा? रुद्र की माँ ने पूछा। सब लोग रुद्र की माँ के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। ये चाबी मुझे गौरी की गुड़िया के अंदर से मिली है। क्या? हाँ आंटी जी, पर ये चाबी की कॉपी उसके पास कैसे आई? मुझे नहीं पता, पर क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये चाबी किस दरवाजे की है? रुद्र की माँ कुछ जवाब नहीं देती है। आंटी जी प्लीज बताइए, मेरा जानना बहुत जरूरी है। ये चाबी किस दरवाजे के ताले की चाबी की कॉपी है? ये चाबी मेघ के दरवाजे के ताले की है, रुद्र की माँ ने कहा। ये चाबी मेघ के दरवाजे के ताले की है, रुद्र की माँ ने कहा। क्या? मेघ के दरवाजे की सबने एक साथ हैरानी के साथ कहा। पर यह चाबी नकली है, क्योंकि असली चाबी के दांत थे और इस चाबी में दांत नहीं है। किसी ने इसे असली चाबी की तरह बनाने की कोशिश की है पर वो बना नहीं पाया, रुद्र की माँ ने कहा। क्या आपको पता है असली चाबी कहाँ पर है? अजय ने पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता। आखिरी बार मैंने उस चाबी को रुद्र के पापा के पास देखा था, पर उनके मरने के साथ ही वो राज भी मर गया। सिर्फ वही जानते थे कि उन्होंने वो चाबी किसे दी है या कहां पर रखी है। पर गौरी को कैसे पता कि मेघ गांव के दरवाजे की चाबी ऐसी दिखती है और उसने चाबी गुड़िया के अंदर क्यों छुपाई? अर्जुन ने कहा। क्या गौरी का कनेक्शन मेघ गांव से है और क्या वो आप लोगों को पहले से जानती थी? अजय ने पूछा। गौरी का कनेक्शन मेघ गांव से है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर हम उसे पहले से नहीं जानते। जब मैं मेघनाथ मंदिर गई थी और उस पहाड़ी पर बेहोश हो गई थी, तभी मैंने गौरी को पहली बार देखा था। वो मुझे अपने घर ले गई थी, वहीं पर मुझे होश आया था। और ये बात अजय बेटा मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, रुद्र की माँ ने कहा। जी आंटी जी, इस चाबी से एक बात तो साफ हो गई कि गौरी आपके घर रुद्र से शादी नहीं करने आई थी, बल्कि एक प्लानिंग के साथ आई थी। हो सकता है वो आपके घर में एक दरवाजे की चाबी ढूंढने आई हो। आज से 18 साल पहले मेघ गांव की एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। आपको तो याद ही होगा ना आंटी जी? हाँ याद है बेटा, रुद्र की माँ ने कहा। उस समय मैं 10 साल का था, पर जितना मुझे पता है उस औरत को तीनों गांव के सरपंच ने मिलकर जलाया था। उस औरत को क्यों जलाया गया था वो सिर्फ तीनों सरपंच ही जानते थे, और रुद्र के पिता भी तो सरपंच ही थे ना, बलमा टोला के। हाँ, पर अजय तुम कहना क्या चाहते हो? आयशा ने कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ आंटी जी की हो सकता है गौरी 18 साल पहले मेघ गांव में क्या हुआ था उस राज पर से पर्दा उठाने आई हो, पर वो ऐसा क्यों करना चाहेगी? संतोष ने कहा। अब ये तो गौरी ही बता सकती है। जब वो मिलेगी तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अब आपका घर भी सुरक्षित नहीं है, लोग रात ही रात में गायब हो रहे हैं। इतना कहकर अजय वहां से चला जाता है। रात के 10 बज रहे थे और रुद्र अर्जुन, समीर और पीयूष के साथ अपने कमरे में बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था। रुद्र उदास लग रहा था। तभी पीयूष कहता है, यार रुद्र तू इतना उदास क्यों है? उदास नहीं हो तो क्या करूं भाई, मेरी वजह से तुम लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हो और अब यूं अचानक अनन्या पता ही नहीं कहाँ गायब हो गई। यार इसमें तेरा तो कोई कसूर नहीं है ना, और तू फिक्र मत कर, देखना अनन्या जल्दी मिल जाएगी, समीर ने कहा। रुद्र नियति में जो लिखा रहता है वो तो होकर ही रहता है ना, और तू गिल्टी फील मत करना, समझा? तुझे पता है ना नए सवेरे के लिए भी एक काली रात से गुजरना पड़ता है, अर्जुन ने कहा। अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रहा है रुद्र, अब हमें सो जाना चाहिए, कल तुझे तन्वी के साथ पुलिस स्टेशन भी तो जाना है, समीर ने कहा। हाँ यार, रुद्र ने कहा। सभी लोग सो जाते हैं। रुद्र गहरी नींद में सो रहा था, तभी उससे एक सपना आता है और उस सपने में वो देखता है कि गौरी एक अंधेरे कमरे में बैठी हुई थी और गौरी ने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके माथे पर काजल का बड़ा सा गोल टीका लगा हुआ था। गौरी की आंखें बंद थीं। उसके सामने स्टील की एक प्लेट रखी हुई थी। गौरी बार बार एक मंत्र पढ़े जा रही थी, यमा कुलवेशनम पताही पात्रम सर्वशक्तियम प्रदानम। गौरी मंत्र पढ़ते पढ़ते अपना दाहिना हाथ आगे करती है। गौरी के लंबे लंबे नाखून थे, उन नाखूनों पर उसने काली नेल पॉलिश लगाकर रखी थी। वो अपने अंगूठे के बगल की तर्जना उंगली प्लेट के ऊपर रखती है और फिर मंत्र पढ़ने लगती है, यमा कुलवेशनम पाताही पात्रम सर्वशक्तियाम प्रदानम। गौरी अपनी उंगली से स्टील के प्लेट के ऊपर चाबी बनाने लगती है। उसकी उंगली में तेज धार आ गई थी। शायद वो उसकी काली जादू की शक्तियों के कारण हो रहा था जो उसे बार बार मंत्र पढ़ने पर मिल रही थी।
वो उस प्लेट के ऊपर एक चाबी बना देती है और अपनी उंगली से ही उसे काट देती है। गौरी उस चाबी के ऊपर अपनी उंगली से चांद और सूरज बनाती है। चांद सूरज बनाने के बाद गौरी धीरे से अपनी आंखें खोलती है। गौरी ने अपनी आंखों में काला काजल लगा कर रखा था। उसकी आंखें बहुत डरावनी लग रही थीं। गौरी के बगल में उसकी गुड़िया रखी हुई थी। गौरी उस गुड़िया को उठाती है। उस गुड़िया के पीठ के पीछे का हिस्सा खुला हुआ था। गौरी उस चाबी को उस गुड़िया के पीठ के अंदर रख देती है और सुई धागे की मदद से उस गुड़िया की पीठ को मंत्र पढ़ते हुए सिल देती है। ओम नमो कामाख्या देवे अमुक मावश्य कुरु स्वाहा। जब गुड़िया की पीठ सिलकर हो जाती है तो गौरी उस गुड़िया को अपने पलंग पर रख देती है। गौरी के घर के अंदर बहुत सारी गुड़िया रखी हुई थी पर सब अलग अलग थीं। गौरी अपने घर से बाहर निकलती है। घर के बाहर कड़ी धूप निकली हुई थी। गौरी के घर के सामने एक पीपल का पेड़ था। गौरी उस पीपल के पेड़ को हाथ लगाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऐसा लग रहा था गौरी उस पेड़ से बात कर रही हो। वो अपनी मुंडी हाँ में हाँ मिला रही थी। फिर अचानक से वहां जंगल से होते हुए मेघनाथ मंदिर वाली पहाड़ी पर जाने लगती है। रुद्र अपने सपने में देखता है कि उसकी माँ आगे आगे चल रही थी और गौरी उनके पीछे पीछे। गौरी के हाथ में पता नहीं कहां से नींबू आ गया था। गौरी अभी भी अपने में मंत्र पढ़े जा रही थी। ओम नमो कामाख्या देवे आमुक मावश्य कुरु स्वाहा। गौरी अपने हाथ में रखे नींबू को अपनी पूरी ताकत से निचोड़ देती है। उस नींबू का सारा रस निकल जाता है और सड़क के ऊपर गिर जाता है। जैसे ही नींबू का सारा रस निचोड़ कर निकल जाता है, रुद्र की माँ का गला सूखने लगता है और वो पानी पानी कहने लगती हैं और देखते ही देखते रुद्र की माँ बेहोश हो जाती है। गौरी रुद्र की माँ के पास जाती है और अगले पल रुद्र सपने में देखता है कि गौरी उसकी माँ को लेकर उसके घर आ गई थी। गौरी अपने घर के अंदर रखे मटके में से एक गिलास में पानी निकालती है और ओम नमो कामाख्या दैव्य मुख माँ वश्य कुरु स्वाहा मंत्र पढ़ते हुए बेहोश पड़ी रुद्र की माँ के मुंह में पानी की बूंदें डालने लगती है। जैसे ही रुद्र की माँ के मुंह में पानी की कुछ बूंदें जाती हैं, उन्हें होश आ जाता है। मैं कहाँ पर हूँ? कोई है? रुद्र की माँ ने कहा। अरे माँ जी आप उठ गई? गौरी ने कहा। हाँ बेटी, मैं कहाँ हूँ? ये पहाड़ी वाली झोपड़ी है। जब मैं गोंदिया से वापस आ रही थी तो आते हुए रास्ते में मैंने आपको बेहोश देखा तो आपको यहाँ ले आई। शुक्रिया बेटी मेरी जान बचाने के लिए, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात हुई माँ जी? आखिर एक इंसान ही तो दूसरे इंसान के काम आता है ना। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ पर तुम अकेली रहती हो क्या? कोई दिख नहीं रहा। मेरा नाम गौरी है माँ जी। और मैं रुद्र की माँ गौरी से बहुत सारी बातें करती हैं पर रुद्र को उसके सपने में सिर्फ कुछ बातें ही सुनाई देती हैं। थोड़ी देर बाद रुद्र की माँ वहां से जाने लगती है और जाते वक्त गौरी अपनी गुड़िया रुद्र की माँ को देने लगती है पर रुद्र की माँ वो लेने से मना कर देती है। पर बार बार गौरी के जोर देने पर रुद्र की माँ वो गुड़िया रख लेती है। गौरी रुद्र की माँ को उनकी कार तक छोड़ कर आती है और अपनी झोपड़ी में वापस आकर बहुत सारी नीचे पड़ी गुड़िया में से एक गुड़िया निकालती है। वो गुड़िया रुद्र की माँ की तरह लग रही थी। वो साड़ी पहनने का तरीका और वही चेहरा। गौरी अपने हाथों से रुद्र की माँ की तरह दिखने वाली गुड़िया की गर्दन मोड़ने लगती है। उस गुड़िया की गर्दन में से खून निकलने लगता है। रुद्र अपनी माँ की गुड़िया में से खून निकलते हुए देखकर डर जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है, नहीं नहीं नहीं, और उसकी नींद खुल जाती है। रुद्र की आवाज सुनकर अर्जुन कहता है, क्या हुआ रुद्र, तू ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? यार मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा। कैसा सपना? रुद्र अपने सपने के बारे में अर्जुन को सब बताता है कि उसने सपने में क्या क्या देखा था। क्या कहा? तूने अपने सपने में गौरी को देखा? अर्जुन ने हैरानी के साथ कहा। हाँ भाई। ये कहते हुए रुद्र उसे सारी बात सुना देता है। सब कुछ सुनने के बाद अर्जुन कहता है, यार जिस तरह से तू मुझे बता रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि गौरी आंटी जी को अपने वश में कर रही थी। क्या? हाँ। क्या तुझे याद है गौरी कौन से मंत्र का जाप कर रही थी? रुद्र कुछ याद करते हुए कहता है, हाँ वो कुछ ओम नमो कामाख्या दैव्य अमुक माँ वशीकुरु ऐसा बोल रही थी बार बार। ये तो कामाख्या वशीकरण मंत्र है। कामाख्या वशीकरण मंत्र मतलब? देख जैसे अलग अलग प्रकार के भगवान और जादू टोने होते हैं वैसे ही अलग अलग प्रकार के वशीकरण मंत्र होते हैं। कामदेव वशीकरण मंत्र, मोहिनी वशीकरण मंत्र, गायत्री वशीकरण मंत्र, शाबर वशीकरण मंत्र और सबसे ज्यादा ताकतवर और इफेक्टिव होता है कामाख्या वशीकरण मंत्र। इस कामाख्या वशीकरण मंत्र में क्या होता है? कामाख्या वशीकरण मंत्र का प्रयोग सबसे ज्यादा बंगाल में किया जाता है क्योंकि बंगाली तांत्रिक काम रूप कामाख्या को सिद्धि का मंत्र मानते हैं। इसलिए अनेक मंत्रों में कामाख्या देवी को संबोधित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कामाख्या देवी अत्यंत उग्र हैं। यदि कोई इनकी साधना निष्ठापूर्वक करे तो सिद्धि कभी खाली नहीं जाती है। मतलब माँ गौरी के वश में है। वश में है नहीं पर थी जब वो उससे तेरी शादी करवाने वाली थी, वरना तू खुद सोच एक अनजान लड़की से कैसा आंटी जी तेरी शादी कराने राजी हो जाएंगी। फिर वो वशीकरण टूटा कैसे? जब इंस्पेक्टर अजय उसे इस घर से ले गया, गौरी ने उस गुड़िया पर भी वशीकरण मंत्र किया था।
पर यदि गौरी फिर से आंटी जी के सामने आई तो हो सकता है गौरी वापस से आंटी जी को अपने वश में कर ले। क्या वशीकरण रोकने का कोई उपाय नहीं है? पर वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले तू तैयार हो जा। 8 बज रहे हैं और भूल गया 10 बजे तक तुझे तन्वी को लेकर पुलिस स्टेशन जाना है। हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। इतना कहकर रुद्र वॉशरूम के अंदर चला जाता है। समीर और पीयूष अभी भी सो रहे थे। रुद्र और तन्वी घर से गोंदिया के पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल गए थे। वो दोनों बाइक से पुलिस स्टेशन जा रहे थे। तन्वी अपने पैर एक साइड करके बाइक के ऊपर बैठी हुई थी, जैसे अक्सर लड़कियां बैठती हैं। रास्ते में बहुत सारे ब्रेकर और गड्ढे थे, जिस कारण रुद्र को बार बार ब्रेक लगाने पड़ रहे थे और तन्वी डिसबैलेंस हो रही थी और कभी बाइक के पीछे लगे हैंडल को तो कभी रुद्र के कंधों को पकड़ रही थी। रुद्र, तुम ना बार बार ब्रेक मत मारो, समझे? तन्वी ने कहा। तन्वी, मैं कोई बार बार ब्रेक नहीं मार रहा हूँ, समझी? वो तो रास्ते में गड्ढे, उनसे बचने के लिए मारने पड़ रहे हैं, रुद्र ने बाइक चलाते हुए कहा। ये सब बहाने हैं ना, पता है मुझे तुम्हारे। मैं कोई बहाने नहीं मार रहा हूँ, समझी? यदि तुम कहो तो अब नहीं लगाऊंगा। आगे से ब्रेक पर यदि गिर गई तो मुझसे मत कहना कुछ। हाँ मत लगाना, देखती हूँ कैसे गिराते हो तुम मुझे। तन्वी ने इतना कहा ही था कि तभी सामने ब्रेकर आ जाता है और उधर ब्रेक नहीं लगाता, जिस कारण तन्वी डिसबैलेंस हो जाती है और बाइक पर से गिरने लगती है। जब रुद्र बाइक से लगे कांच में देखता है कि तन्वी गिर रही है तो रुद्र अपना एक हाथ पीछे करता है और तन्वी को सहारा देता है। तन्वी भी अपने दोनों हाथों से रुद्र की कमर को कसकर पकड़ लेती है और गिरने से संभल जाती है। रुद्र घबराते हुए कहता है, तुम ठीक हो तन्वी? हाँ रुद्र, मैं ठीक हूँ। तन्वी ने अभी भी रुद्र की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर रखा हुआ था। रुद्र कहता, अब तुम मेरी कमर छोड़ सकती हो। तन्वी झट से अपने हाथ रुद्र की कमर से हटा लेती है। बाइक चलाते चलाते और ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों को महसूस करते हुए रुद्र अपने कॉलेज की यादों में खो जाता है। उसको याद आता है वो दिन जब वो अपनी बाइक से तन्वी के साथ भोपाल के केरवा डैम में लॉन्ग ड्राइव पर जाता था। रुद्र बाइक चला रहा था। तन्वी अपने दोनों पैर बाइक के दोनों तरफ करके बैठी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथ से रुद्र की कमर को कसकर पकड़ रखा था। रुद्र केरवा डैम के जंगल वाली ढलान पर उतर रहा था। रुद्र, तुम कितनी तेज बाइक चला रहे हो? ढलान पर थोड़ा धीरे चलाओ ना, तन्वी ने कहा। क्यों, तुम्हें क्या डर लग रहा है तन्वी? रुद्र ने हंसते हुए कहा। मुझे क्यों डर लगेगा? भला मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूँ। यदि मरेंगे तो दोनों एक साथ ही मरेंगे ना। अच्छा, और यदि मैं पहले मर गया तो? ऐसा मत बोलो रुद्र, तुम पर आने वाली कोई भी बला को पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। अच्छा मेरी तन्वी। हाँ मेरे रुद्र। इतना कहकर तन्वी रुद्र की कमर को और कसकर पकड़ लेती है। धीरे तन्वी, धीरे पकड़ो, मेरा दम घुट रहा है। अच्छा, तो तुम्हारी कमर को पकड़ने से तुम्हारा दम घुट रहा है? रुको अभी बताती हूँ। दम तो तुम्हारा अब घुटेगा। इतना तन्वी अपने दोनों हाथों से रुद्र का गला मजाक में दबाने लगती है। अरे ये क्या कर रही हो तन्वी? तुम्हें बता रही हूँ कि दम कैसे घुटता है रुद्र। तन्वी, गला छोड़ो वरना बाइक डिसबैलेंस हो जाएगी। और वैसे भी अच्छे से देखो, हम ढलान पर हैं और नीचे खाई है। यदि गिरे तो दोनों में से कोई नहीं बचेगा। मैं नहीं छोड़ने वाली। तन्वी रुद्र का गला दबाकर उसके साथ मजाक कर ही रही थी कि तभी अचानक बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और तन्वी जोर से चिल्लाती है, रुद्र।